अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में कनाडा का जिक्र करते हैं, ओंटारियो की बात करते हैं, जहां अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पाकिस्तानी ख़ानदान, इसकी शहादत पर सोग का माहौल है। शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। जामिया मस्जिद में तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इसमें कैनेडियन वज़ीर आज़म, मेयर लंदन समेत अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। और इस तकरीब से अगर मैं पहले की बात करूं, जब हम कल इस टॉपिक पर बात कर रहे थे, हमने शाह महमूद कुरैशी साहब से गुफ्तगू की, जब उन्होंने भी कहा कि दहशत गर्दी का अंसर मौजूद है। इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जो वेस्ट है, यहाँ पर इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है, ये बहुत बड़ा ख़तरा है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये भी कहा था कि वज़ीर आज़म, कनाडा के वज़ीर आज़म को बेहतर रिस्पॉन्ड करना होगा, और शायद यही वजह है कि बेहतर रिस्पॉन्ड किया गया। ये तकरीब जिस तरह से मुनक़्क़िद की गई और इस तकरीब में आज़ान दी गई, मैं चाहता हूँ ज़रा लम्हात देखिए तकरीब और उसमें आज़ान दी गई। इस्लाम दर्स देता है अमन का, इस्लाम पैगाम देता है अमन का। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने खिताब किया और एक कहा कि दुख की इस घड़ी में मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो ख़तरात का शिकार कम्युनिटीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उन्होंने भी इस वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया और उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में, इस माशरे में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लामोफोबिया को बढ़ने से रोकना होगा। क्या कहा जस्टिन ट्रूडो ने? यूँ तो बात वही की जो इमरान खान साहब कहते आए हैं और हर फोरम पर कहते आए हैं, से नो टू इस्लामोफोबिया। सुनिए, नो फॉर इस्लामोफोबिया। और जब इस्लामोफोबिया की हम बात करते हैं, इस ख़तरे की बात करते हैं, इस मसले की बात करते हैं, तो बरतानिया में भी मुसलमानों से नफ़रत का एक वाक़या रिपोर्ट हुआ। बर्मिंघम, यहाँ पर पाकिस्तानी निजात मुस्लिम फ़ैमिली को 2 बरतानवी नौजवानों ने गालियाँ बकीं, जान से मारने की धमकी दी। उस फैमिली की शिकायत पर पुलिस ने दोनों नौजवानों को अब गिरफ़्तार कर लिया और तफ्तीश हो रही है। एक और वाक़या जो चंद लम्हे ही आलमी मीडिया के जीनत बन गया, फ्रांस का ये वाक़या है, जहाँ पर एक शहरी ने फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों के ख़िलाफ़ अपनी राय का इजहार कर दिया। पहले हाथ में लाया और फिर थप्पड़ जड़ दिया। आज़ादी का भरपूर इस्तेमाल किया, कह दिया कि थप्पड़ मारना भी उसका हक है। फ़ौरन से सिक्योरिटी एहलकारों ने थप्पड़ मारने वाले शख्स समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। इमैनुअल मैक्रों को वहाँ से ले गए, वो एक सरकारी दौरे पर वहाँ पर मौजूद थे और ये थप्पड़ उन्हें वहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स मौजूद थे, जो लोग मौजूद थे, उनकी तरफ से पड़ा। अब जनाब एक और वाक़या जो कि 2 रोज़ पहले का है, घोटकी ट्रेन हादसा, इसकी बात कर लेते हैं, इसकी अपडेट आपको दे देते हैं। जाँ बहक अफराद, इनकी तादाद अब 66 हो गई है। जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है उससे मालूम ये हुआ कि हादसा पटरी का वेल्डिंग जॉइंट टूटने के सबब हुआ। मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियाँ डाउन ट्रैक पर गिरी और हादसे के 32 घंटे बाद अब ट्रेन का पहिया चल पड़ा है। जबकि हादसे में जाँ बहक बहुत से लोग, अगर हम उनकी बात करें तो कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। बाप, बेटी, नवासा और नवासी इस हादसे में जाँ बहक हुए, इनको विहाड़ी में सपुर्द खाक कर दिया गया है। शेखुपुरा, यहाँ पर बहन की शादी में जाने वाली रमज़ाना अपने शौहर और बेटियों समेत इस गफलत की भेंट चढ़ गई। कांस्टेबल दिलबर हुसैन के वर्सा भी गम से निढाल हैं। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल किया गया, लेकिन जो मैयतें हैं जो मुंतकिल की गई, उनकी जो शनाख्त है वो सिर्फ अभी 9 की शनाख्त हुई है और उन्हें वर्सा के हवाले कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उन्होंने भी ज़ाहिर इस वाक़े की तहकीकात से मुतालिक पहले हुक्म दिया था, अब उन्हें इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जब बात है तो एक और अहम मामला, जब हम आवाम की बात करते हैं, फ़लाह की बात करते हैं, फैसिलिटेट करने की बात करते हैं, तो उसके मिशन पर इमरान खान साहब आज एक और अवामी मंसूबे का आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद में पहला ये 1 विंडो एहसास सेंटर, इसका इफ्तिताह किया जाएगा और ये ख्वाहिश है, ये कोशिश है, ये विज़न है कि हर ज़िले में 1 विंडो एहसास सेंटर्स खोले जाएँ, ताकि एहसास प्रोग्राम के तहत जो रकम मिलती है, जो इमदाद मिलती है, जो सपोर्ट मिलती है, वो एहसन तरीके से मिल जाए। धक्के ना खाने पड़े, लाइंस में ना लगना पड़े, बहुत तवील इंतज़ार ना करना पड़े, 1, 2, 3, 4, 5 जगहों पर ना जाना पड़े, एक ही जगह जाएं और एक काम हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात है। एक और अच्छी बात भी है, वो ये अच्छी बात क्या है? कल मैंने आपको बताया था कि कोविड का जो पॉजिटिविटी रेशियो है वो है 2.93 और आज क्या है, वो 2.5 है। बड़ी अच्छी बात है, कम होता जा रहा है। 2.5% हो चुका है अब पॉजिटिविटी रेशो।
इसका मतलब है एहतियात हो रही है, और एहतियात के साथ साथ ड्यू टू मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव नेशन वाइड इसका इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है। 24 घंटे में 1118 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अगर हम उनकी बात करें जो इस दुनिया से चले गए, वो चाहे तादाद थोड़ी ही हो, बहरहाल वो तकलीफदेह होती है। 77 अफराद इंतकाल कर गए हैं। हुकूमत इसने मजीद $1 अरब की कोविड-19 की वैक्सीन खरीदने का फैसला किया है। इसकी समरी आज मंजूरी के लिए ECC के इजलास में पेश की जाएगी। वफाक ने सूबों को फाइजर वैक्सीन जो पहुंचानी है उसकी फराहमी भी अब शुरू कर दी है। इसमें सिंध ने तो इससे मुतालिक फैसला किया है कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं और जिन्होंने बाहर जाना है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बाहर जाना है पढ़ने के लिए, उनको लगाई जाएगी। जबकि डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने कहा है कि जिनकी इम्यूनिटी कम है, कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त वाले पाकिस्तानी, इनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये हर सूबा अपना इससे मुतालिक एक प्लान जो है वो सामने लेकर आएगा, बिकॉज बहुत से लोग अभी भी कहते हैं कि फ़ाइज़र लगवाने बिकॉज उसकी एफिकेसी ज़्यादा है। अच्छा, ये तो वैक्सीन की बात हो गई, कोरोना की बात हो गई। ख़तरा तो एक और भी है और वो हेल्थ सेक्टर में ही है, और वो है डेंगी। डेंगी फिर सर उठा रहा है। रवां साल अगर मैं सिर्फ पंजाब के सूबे की बात करूं तो यहाँ पर 46 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और सबसे ज़्यादा 17 केसेस लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। जबकि डेंगी से सूबे में 3 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। डेंगी सर क्यों उठा रहा है, हुकूमत की क्या तैयारी है, इस पर बात करेंगे। लेकिन दानियाल उमर ज़रा हमें अपडेट कीजिएगा, आपने ज्वाइन किया हमें, क्या स्टैट्स हैं इस वक्त डेंगी के जो थोड़े से मैंने शेयर किए हैं, और क्या ये वही स्टैट्स हैं जो कि रिपोर्टेड हैं? इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से ऐसे केसेस तो ज़रा अनरिपोर्टेड होंगे। क्या वाकई ऐसा है, डेंगी फैल रहा है, बेकाबू हो रहा है? जी बिल्कुल शोएब, जिस तरह से हमने देखा कि 2020 से जो गवर्नमेंट्स हैं उनका फोकस कोविड बन चुका हुआ था और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी पीछे चली गई हुई थी। 2019 में कोरोना के जो केसेस हैं उनमें जिस तरह देखा हमने दुनिया भर में आना शुरू हुए, लेकिन पाकिस्तान में एक और मसला उस टाइम चल रहा था, वो डेंगी का मसला था, और उसी टाइम से केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे थे। 2017 और 2018 में डेंगी के जो केसेस हैं उनमें कदरे कम हमने केसेस देखे, उनमें काबू देखा, लेकिन 2019 से ये केसेस जो हैं वो फिर से दोबारा बढ़ना शुरू हुए। अब अगर रवां साल की हम फिगर्स की बात करें तो 46 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं सिर्फ पंजाब के अंदर। अच्छा। और जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो लाहौर में हैं, जो 17 केसेस हैं, और उसके बाद जो अजला जो मुतासिर हैं डेंगी से सबसे ज़्यादा, उनमें गुजरांवाला शामिल है, फैसलाबाद शामिल है और फिर बिहाड़ी शामिल है, जिनमें लाहौर के बाद सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और ये ही वो 3 अजला हैं जिनमें अमवात भी हुई हैं। तीनों अमवात जो रिपोर्ट हुई हैं वो गुजरांवाला से, फैसलाबाद से और बिहाड़ी से रिपोर्ट हुई हैं। कल जो कमिश्नर लाहौर हैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, उन्होंने हिदायत भी जारी की है जो निजी लैब्स हैं उनको कि वो अगर तो कोविड की रिपोर्टिंग बिल्कुल ठीक कर रही हैं, हुकूमत के डैशबोर्ड पे पता चलता है कि कोरोना के कितने केसेस आए हैं, तो ये भी पता चलना चाहिए कि अगर कोई डेंगी का केस रिपोर्ट होता है, कोई शख्स आकर अपना डेंगी का टेस्ट करवाता है, तो हमारे सामने एक फिगर होना चाहिए। अब भी ये समझा जा रहा है कि शायद ये फिगर कम है और डेंगी के केसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जो लार्वा ज़िले इंतज़ामिया को मिल रहा है शहरों के अंदर से, मुख्तलिफ शहरों के अंदर जब ज़िले इंतज़ामिया असिस्टेंट कमिश्नर्स विज़िट करते हैं, मुख्तलिफ जगह पर उन्हें लार्वा मिलता है पानी के अंदर, जहाँ पर पानी जमा हुआ होता है, साफ़ पानी जमा हुआ होता है। अच्छा। चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो बाजार हों, चाहे वो लोगों के घरों की छतें हों, टेरेसेस हों, लॉन दानियाल, हों, वहाँ पर जो है वो लार्वा मिलता है। लोगों के घरों की बात चूंकि आपने की, तो ये पंजाब में हमने एक माहौल देखा है कि टीम्स जाती हैं, विजिट करती हैं और बेल बजा के पूछती हैं कि आपके घर में कहाँ कहाँ पर पानी खड़ा है। ये अब भी हो रहा है? शोएब, ये अब नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जितना भी जो अमला, एक तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो अमला है और साथ ही साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट का अमला है, जिनमें वैक्सीनेटर्स शामिल हैं, जिनमें लेडी हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं, मुख्तलिफ जो लोग हैं, जो कि स्टाफ है जो सारा डेंगी के अंदर काम करता था, अब उनको काम पे लगाया गया है कोरोना वैक्सीनेशन के लिए। वो लोग जो कोविड की टेस्टिंग हो रही थी उसमें भी काम कर रहे थे और जो वैक्सीनेशन है अब उसमें भी उनसे काम लिया जा रहा है। इसीलिए ये जो डेंगी की तरफ तवज्जो है ये थोड़ी सी कम हुई है। ठीक है, बिकॉज फोकस जो है वो कोरोना की जानिब है, डेंगी की तरफ फोकस कम है। लेकिन अब जिस तरह केसेस रिपोर्ट हुए हैं तो उम्मीद है कि इस पर भी फोकस किया जाएगा। दानियाल साथ रहिएगा। इस वक्त हमें डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज, इनके उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। मुदस्सिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, इंतजामिया
कोविड को देख रही है, डेंगू के केसेस जो अब रिपोर्ट हो रहे हैं और हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, रवां साल सबसे ज़्यादा केसेस लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं। दनियाल भी हमें बता रहे थे कि अब उस तरह टीम्स विजिट नहीं करती। सर, क्या हिकमत अमली होगी आपकी अब ये सब जानने के बाद कि केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ज़्यादा केसेस आ रहे हैं? देखिए, ऑब्वियसली हेल्थ सिस्टम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आपको पता है कि कोविड को डील किया जा रहा है, उसके लिए बेपनाह रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा रहा है। वैक्सीनेशन हो रही है, साथ साथ पोलियो भी स्टार्ट हुआ है 2 दिन से। इसके साथ साथ डेंगू का काम जो है, डेंगू को का तदारुक के लिए भी हमारी टीम जो है, हेल्थ की टीम जो है वो मुतहरक है। हमने इसको छोड़ा नहीं है। हमारी तकरीबन 2000 के करीब जो टीम्स हैं वो डेंगू को कवर करने के लिए डेली निकलती हैं। हम 3 से 4 दफ़ा मीटिंग करते हैं। अब डेली मीटिंग कर रहे हैं डेंगू से मुतालिक। 13 केसेस रिपोर्ट हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह किसी में कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन जहाँ जहाँ लार्वा मिलता है हम लार्वा साइडल एक्टिविटीज़ करते हैं। ऑब्वियसली स्ट्रेस तो है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी एक्टिविटीज़ के साथ साथ डेंगू को भी प्रायोरिटी पे रखा जाए। ठीक, कोशिश कर रहे हैं कि इस पर भी काम हो। सर, तो बताइएगा कि कोविड को मॉनिटर भी की जिस तरह से किया गया और कोविड पर हमने देखा काम हुआ, वार्ड्स बनाए गए, तो क्या इसी तरह से अब हम देखेंगे डेंगू वार्ड्स बनाए जाएं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, स्पेशल वार्ड्स फॉर डेंगू? देखिए, डेंगू वार्ड्स ऑलरेडी मौजूद हैं। हर हॉस्पिटल के अंदर हमने डेंगू के लिए जो बेड्स हैं वो मखसूस किए हुए हैं। सो उस लिहाज से अगर आप कोविड की बात करें, यस, कोविड का तो स्पेशल एक सर्कमस्टांसेस है, उसके लिए उसको देखा जाता है। उस लिहाज से बेड्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेशन का ख्याल रखा जाता है। लेकिन डेंगू के वार्ड्स भी मौजूद हैं और हमारी कोशिश होती है कि जैसे ही कोई केस रिपोर्ट हो और उस पर खुदा न खास्ता कोई मसला हो तो हम इमीडिएटली डेंगू वार्ड में शिफ्ट करें उसको। ठीक। सर, जिस तरह ये नई हिदायत जारी की गई है निजी लेबॉर्ट्रीज़ को कि कोई अगर शख्स आता है डेंगू का टेस्ट कराता है तो उसका भी डाटा डैशबोर्ड पर अपडेट उस तरीके से होना चाहिए जैसे कोविड का हो रहा है, तो सर इससे मुतालिक भी ज़रा शेयर कीजिएगा कि तमाम लैब्स को बता दिया गया और इससे अब हमें आइडिया हो रहा है कि डेंगू के कितने केसेस आ रहे हैं सामने, या स्टिल हम देखेंगे कि अभी बहुत सी लैब्स, बहुत सी जगह पर शायद डाटा मुरतब ना हो और हुकूमत तक ना पहुँचे? देखिए, इसमें से 13 में से 10 केस जो है वो हमें लैब के ज़रिए ही, अच्छा, जो प्राइवेट लैब्स हैं वहीं से रिपोर्ट हुए थे, बाकी 3 हमारे अपने थे। तो उस लिहाज से यस, हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन आती रहती है। जो प्राइवेट लैब्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन होती है। अगर खुदा न खासा कोई मसला होता है तो इमीडिएटली हम उनको हदायत भी देते हैं और हमारी टीम्स जो है उनसे कोऑर्डिनेट भी करती हैं। ठीक। सर, अभी स्टार्ट में आपने कहा कि जो अमला है, जो इंतज़ामिया है, वो ज़ाहिर मसरूफ़ है कोविड के मामलात में, वैक्सीनेशन के मामलात में, तो क्या डेंगू को देखते हुए मज़ीद अमला भर्ती करने का कोई प्लान किया जा रहा है हेल्थ सेक्टर में? देखिए, ये ऑब्वियसली हमें रिक्वायरमेंट तो है, हमारी एचआर ज़्यादा चाहिए क्योंकि काम बढ़ गया है। कोविड की वजह से हमारे बहुत से लोग, इवन डेंगू का स्टाफ भी हमें डिप्लॉय करना पड़ा कोविड के फैसिलिटीज़ के अंदर, ट्रेसिंग के अंदर। सो अभी जिस तरह पोलियो की मुहिम स्टार्ट हुई है, पोलियो में हमें तकरीबन कोई 1200 से 1300 लोग जो कि पोलियो के वर्कर्स थे और हम ऑलरेडी उनसे काम ले रहे थे, उनको वहाँ से पुल आउट करना पड़ा। सो स्ट्रेस तो मैंने ऑलरेडी आपसे जिस तरह बताया, स्ट्रेस तो बहुत है हेल्थ सिस्टम के ऊपर। हमने रिक्वेस्ट भी की है गवर्नमेंट से कि हमें मज़ीद भी अमला दिया जाए डेंगू के लिए भी और साथ कोविड के लिए भी। ठीक। सर, पहले जिस तरह के स्टेप्स लिए जाते थे, हम देखते थे कि मच्छर मार स्प्रेज का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होना, टीम से घरों में जाना, गाइड करना, कहीं पर पानी तो नहीं खड़ा हुआ साफ़, उसको आप वहाँ से हटाइए, ये इस तरह की गाइडलाइंस जारी की जाती थी। लेकिन स्प्रे होना गाइडलाइंस के बावजूद अगर डेंगू लार्वा मौजूद है तो इसका क्या मतलब है कि वो जो स्प्रेज किए गए या तो कम किए गए हैं या वो मौसर साबित नहीं हुए? देखिए, फॉगिंग जो है ना, फॉगिंग हम अब इस तरीके से नहीं करते। फॉगिंग हदायत है WHO की कि हर जगह फॉगिंग नहीं करनी, उसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है मच्छर के अंदर। सो फॉगिंग बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जहाँ पर कहा जाए एक्सपर्ट्स तरफ से, वहाँ फॉगिंग होती है। इन जो लार्वा साइडल एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी चलती रहती हैं।
इसके साथ साथ जो जिस घर में कोई डेंगू का पेशेंट आ जाए वो फिर उसके लिहाज से वहाँ पर उसके प्रोफाइल के मुताबिक और अच्छा। एसओपी के मुताबिक उसके इर्द गिर्द जो एरिया है उसको कवर किया जाता है तमाम घरों को, सस्पेक्ट के अतबार से भी, कंफर्म केसेस के अतबार से भी। तो हमारा एक उस पर एसओपी बना हुआ है, हम एसओपी को फॉलो करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मौजूद थे आप और किस तरह से डेंगू पर काबू पाने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं उससे मुतालिक आप हमसे डिस्कस कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे। आज 9 जून यानी इंतज़ार हो रहा है ख़त्म, किसका मेला सजने वाला है। विकेटें उड़ेंगी, चौके लगेंगे, छक्के लगेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 6 इसके बकिया मैचेस का आगाज़ आज से होगा। जो पहला मैच आज होना है वो है जनाब लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे ये मैच होगा। इस इवेंट में कई गैर मुल्की खिलाड़ी इन एक्शन दिखाई देंगे। पाकिस्तानी निजात जनूबी अफ्रीकी स्पिनर इमरान ताहिर मुल्तान सुल्तान्स के लिए बेहतरीन खेल पेश करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जितने क्रिकेट खेली उससे बहुत कुछ सीखा। इमरान ताहिर से हमारे नुमाइंदा कादिर ख्वाजा ने खुसूसी गुफ्तगू की है, आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ वो बॉलर मौजूद हैं जिन्होंने अपनी गूगली की वजह से बड़े बड़े बल्ले पवेलियन की राह दिखाई है। जनूबी अफ्रीका के मायानाज स्पिनर इमरान ताहिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और थैंक्स फॉर हैविंग मी। अच्छा इमरान भाई, आपने पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी डिपार्टमेंट्स की नुमाइंदगी की है जिसमें PIA और वापडा सरफहरिस्त हैं। उसके साथ साथ अंडर 19 भी आपने खेली। कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि आपको पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं मिली और आपको किसी ने मशवरा दिया हो कि बाहर पाकिस्तान के जो दूसरे ममालिक हैं उनसे क्रिकेट ट्राई की जाए और आप उसमें सुरखरू भी हुए? मैं जी जब जिस तरह सारे बच्चे क्रिकेट पाकिस्तान में खेलते हैं, आई वाज वन ऑफ देम और बस मेरी ख्वाहिश थी कि जी मैं अच्छी क्रिकेट खेलूं। और एज ऑफ 12 to 16 मैं वो टेनिस बॉल, टेप बॉल वगैरह वहाँ से मैंने शुरू किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह देन आई जस्ट गॉट अपॉर्चुनिटी आफ्टर दैट। तो फिर वहाँ से मेरी क्रिकेटिंग करियर का स्टार्ट हुआ। इमरान भाई, पाकिस्तान सुपर लीग में 2018 और 2020 ये दूसरा सीज़न है आपका कि आप मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताएं कि मुल्तान सुल्तान के साथ कैसा फील करते हैं और कोविड के माहौल में जो करंटीना की लाइफ है वो कितनी ज़्यादा मुश्किल है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेरी ग्रेटफुल टू मुल्तान सुल्तान के, स्पेशली मी, क्योंकि मेरा ये तीसरा सीज़न है इनकी तरफ से और दिस इज़ द ओनली फ्रेंचाइज इन PSL आई प्लेड फॉर। तो या इट्स लाइक फैमिली, सबको मैं जानता हूँ और बड़ा अच्छा हमारा रिलेशन है। वी रिस्पेक्ट ईच अदर और वी रिस्पेक्ट आवर मुल्तान सुल्तान कल्चर, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए और हम सब के लिए जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। क्वारंटीन देखें ये इजी नहीं है और ये जो है आजकल अनफॉर्चुनेटली अब हम इससे बच नहीं सकते। तो वही है, बस सिर्फ आप कमरे में रहते हैं तो फिर वो काफ़ी मेंटली आपको डिस्टर्ब करता है। लेकिन आई थिंक यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग और ग्रेटफुल कि हमें जो अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी है। एटलीस्ट हम काफ़ी लोगों से बेहतर हैं क्योंकि हम तो अभी बबल में हैं और आउटसाइड द बबल देयर इज़ लॉट्स बिगर प्रॉब्लम दैन दिस। तो लाइक आई सेड हमें भी जस्ट का शुक्रगुजार रहना चाहिए और जो हमारे सामने ये हैं डिफ़िकल्टीज, इनको इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से देख के और मेंटली स्ट्रांग होकर इनको गुजारना चाहिए। इमरान भाई, शाहिद अफरीदी बूम शाहिद अफरीदी हैं और मुल्तान सुल्तान की रीढ़ की हड्डी समझा जाता था उनको, लेकिन इस मरतबा कमर की जो इंजरी है उसके बायस मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी नहीं कर पाएंगे। तो ये बताएं कि शाहिद अफरीदी का जो इस वक्त ये अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे और शाहिद अफरीदी कितने अहमियत के हामिल हैं मुल्तान सुल्तान के लिए, और टीम कम्बिनेशन के बारे में भी बताइएगा कि मुल्तान सुल्तान का जो टीम कम्बिनेशन है वो कैसा है इस मरतबा? शाहिद भाई जो है वो चैम्पियन है और ही डोंट नीड टू प्रूव हिमसेल्फ। वो एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर हैं और लेजेंड ऑफ द गेम। तो उनका लॉस ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा लॉस है मुल्तान सुल्तान के लिए, क्योंकि वी ऑल्सो नीडेड हिज क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस एज वेल। वो काफ़ी हेल्प करता है ड्यूरिंग द गेम्स एंड स्टफ और जब आप प्लान करते हो तो। लेकिन उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली ये तो हमारे लिए भी धचका है कि वो नहीं आ रहे, लेकिन हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। और कमिंग बैक टू योर सेकंड क्वेश्चन के देखें, हमारे पास काफ़ी अच्छे यंगस्टर्स हैं। जिस आपने धानी का नाम लिया है, सुहेब खान है, सुहेब तनवीर है, इमरान खान है, तो उस्मान कादिर है। तो इंशाल्लाह ताला दो हमारे पास यंगस्टर्स हैं, एक उमर हैं और एक दूसरे भाई हैं लेफ्ट आर्म सीमर।
तो देखिए हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, अब ये डिपेंड करता है ऑन द डे कि हम किसको खिलाते हैं, और हम जिसको भी खिलाएंगे आई थिंक वी नीड टू बी हैप्पी फॉर ईच अदर, और जो फर्स्ट 11 पिक होगी हमें, अगर हम बाहर बैठते हैं तो हमें उनको बैक करना चाहिए। इमरान भाई, अक्सर जो है वो सोशल मीडिया पर देखा जाता है, वीडियोस भी वायरल होती हैं कि आप जब भी लाहौर में आते हैं तो मरहूम जो पाकिस्तान के लेजेंडरी लेग स्पिनर थे अब्दुल कादिर, उनके साहबजादे उस्मान कादिर को आप टिप्स दे रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। तो ये बताएं क्या समझा रहे होते हैं उनको, और उनकी बॉलिंग को आप कैसा देखते हैं, मुस्तकबिल उनका कैसा देखते हैं, और आप एज ए टीचर उनको कैसा परखना चाहते हैं? बस उस्मान से असल में ऐसा है कि वो मेरे एक्चुअली हाथों में पला बड़ा है, तो मैं पहले खुद जाता था अब्दुल कादिर साहब मरहूम के पास, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, तो मैं उनसे बॉलिंग के लिए पूछने जाता था। फिर उनका बेटा इमरान है, सलमान है, और ये फिर उस्मान है। तो मैं इमरान का दोस्त था क्योंकि वो लेग स्पिनर था, तो मैं उससे काफ़ी टिप्स लेता था, उसके साथ साथ रहता था, कि उससे बॉलिंग का पूछता रहता था। तो उसने मेरी बड़ी मदद की है बॉलिंग में, इमरान ने। तो क्योंकि मैं खुद भी कादिर भाई की तरह बनना चाहता था, कोई मिस्ट्री बॉलर के जिसकी समझ ना आए, ना गुगली की, ना फ्लिपर की, ना स्लाइडर, या जो भी होता है। तो मैं उनको अपना रोल मॉडल समझता था, क्रिकेटिंग रोल मॉडल जो है। तो वो फिर उसमें उस्मान छोटा था, तो अब ये साउथ अफ्रीका भी खेला है जाके, ऑस्ट्रेलिया भी, मैं साउथ अफ्रीका से टूर कर रहा था, तो फिर उससे मेरी बड़ी अच्छी गपशप हो गई, और इज यंगर ब्रदर टू मी। तो मैं इंशाल्लाह ताला अपना कोशिश करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हूँ, क्योंकि अभी वो टीम है पाकिस्तान की माशाल्लाह, तो ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, और मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं बता सकता हूँ, अल्लाह करे उसके लिए वो मुफीद साबित। इमरान भाई, पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जो बकिया मैचेस हैं वो शुरू हो रहे हैं, और ये बताएं कि आप बॉलिंग करने जब आते हैं PSL में, तो किस बैट्समैन से आपको जो है वो खौफ आता है, घबराते हैं कि यार इसको जिधर भी बॉल करूंगा ये छक्का मारेगा? क्या वो बाबर आजम है, और बाबर आजम को कैसे रेट करते हैं आप? बाबर आजम को मुझे रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ। तो माशाल्लाह इज़ वेरी टैलेंटेड, डिफ़िकल्ट टू बॉल टू हिम, लेकिन आई थिंक यू नीड टू बी क्लियर विद योर प्लान्स, और किसी भी दूसरे प्लेयर को, लेकिन बाबर स्पेशली बिकॉज ही प्लेज वेल ऑन द ग्राउंड एंड ऑल्सो ही कैन हिट द बॉल। तो बाकी जो दूसरे प्लेयर हैं, मैं क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप क्लियर थिंकिंग के साथ किसी भी गेम में जाते हैं, यू गेट गुड रिजल्ट। अगर आप 50-50 होकर जाते हैं कि जी मैं बाबर को ऐसे करूँगा, किसी और प्लेयर को ऐसे करूँगा, तो वो फिर आपको श्योर नहीं होता अपने प्लान के बारे में। एंड देन आल्सो एज ए बॉलर यू नीड टू हैव अ प्लान A, B and C। इमरान भाई, लास्ट क्वेश्चन है, समा की स्क्रीन पर जो आपको आपके फैंस देखना चाहते हैं, जो आपको फैंस देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि इमरान भाई जब विकेट लेते हैं तो इतने पुरजोश हो जाते हैं कि पूरी ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं, और ये सबसे पहले ये बताएं कि क्या स्टोरी है इस जो सेलिब्रेशन है उस स्टाइल के पीछे? देखिए उसके पीछे कोई ख़ास रीज़न नहीं है। मैं अपना मैं सेलिब्रेट करता हूँ, उसके पीछे मैं कोई प्लान नहीं करता, ये इट्स जस्ट नेचुरल कम आउट इनसाइड फ्रॉम मी। मैं ये समझता हूँ कि जितनी स्ट्रगल थी मेरी लाइफ में, ये उसका निचोड़ है। ये मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी वेयर आई एम टुडे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं डिज़र्व करता था इस स्पॉट के लिए। तो मेरा ख्याल है वो जो काफ़ी उसमें स्ट्रगल में जो मैंने चीज़ें फेस की हैं, तो आई जस्ट वांट टू शो द वर्ल्ड कि आई हैव अ पैशन। ये इंटरव्यू आपने देखा, आगे बढ़ेंगे, लाहौर लेकर चलते हैं। लाहौरियों के लिए बड़ी अच्छी खबर यह है कि अगर वो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो उन्हें कहीं उतरना नहीं पड़ेगा गाड़ी से, बस गाड़ी में जाएंगे, कोविड की वैक्सीन लगवाएंगे। ये ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर है जनाब, इसका आगाज़ हो चुका है। गाड़ी में बैठे ही वैक्सीन लगवा सकते हैं अब लाहौर के शहरी। इस सेंटर के इफ्तिताह पर कितने खुश हैं लाहौरी, सेंटर में क्या इंतजामात किए गए हैं, ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कुर्बान। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का आगाज़ कर दिया गया है, जहां पर लोग तादाद में आ रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं ताकि कोरोना जैसी मूजी वबा से बचा जा सके। पहले बूथ पर जब वो आते हैं तो यहाँ पर उनकी रजिस्ट्रेशन होती है कंप्यूटर में, जिसके बाद वो दूसरे बूथ पर जाते हैं जहाँ पर उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, वाइटल वैक्सीनेट उसका नाम रखा गया, जबकि तीसरे बूथ पर उनको वैक्सीनेशन जो है वो लगाई जाती है। इसके बाद वो साथ ही मुल्क है अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल का कल्चरल कम्प्लेक्स, जहाँ पर लोग जो है आवाम जो वैक्सीनेशन लगवाने आती है 15 मिनट तक वहाँ इंतज़ार किया जाता है ताकि किसी किस्म का अगर वैक्सीनेशन का रिएक्शन आता है तो उसका इलाज किया जाए और उसके बाद लोग अपने घरों को लौट जाते हैं।
इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मिस अनम मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, क्या कहना चाहेंगे इस ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर के हवाले से? जी, गवर्नमेंट की एक एंडेवर है, हमारे सीएम साहब के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डीसी साहब का एक कोशिश है कि जो लोग अगर किसी वजह से फॉर एग्जांपल अगर वो अवेलेबिलिटी का या टाइम का किसी और चीज़ का कंस्ट्रेन है, वो किसी सेंटर में नहीं जा सकते, तो ये प्राइम लोकेशन पे है और यहाँ पे ड्राइव थ्रू की सहूलत हमने दी गई है, जो कि पूरे एशिया में आई डोंट थिंक कि कहीं अवेलेबल है। मकसद सिर्फ यही है कि लोगों का टाइम बचाया जाए और वो आते जाते वो अपनी फैमिली के साथ आसानी से जल्दी वैक्सीनेट करवा लें अपने आप को। जी मैम बहुत शुक्रिया। जी तो आपने मिस सनम की गुफ्तगू सुनी कि उन्होंने कहा कि एशिया में शायद पहला ये है वैक्सीनेशन ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर, जहां पर लोगों का वक्त भी बचेगा और वैक्सीनेशन भी उनको लगाई जा रही है। तो ऐसे ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर्स और ज़्यादा होने चाहिए, मुल्क भर में होने चाहिए, इससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट कम होता है। कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की आवाज़ अक़वाम आलम तक पहुंचानी हो या फिर पाकिस्तान के पुरअमन और इंसानी दोस्त चेहरा दुनिया को दिखाना हो, तो जनाब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब हमें सफारती महाज पर सरगर्म नज़र आते हैं। चंद रोज़ पहले अमेरिका का 10 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस आए हैं। दौरा अमेरिका के दौरान उन्होंने अमरीकी सेनेटर्स, अमरीकी कांग्रेसमैन, मेयर और सियासतदानों समेत अमरीका की बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें की हैं। ये दौरा कितना अहम है, कितना कामयाब रहा है, इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी फॉर यूएस पाकिस्तान रिलेशंस, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इन द शो गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कैसे हैं आप? थैंक यू जी, एंड थैंक यू फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। थैंक यू सर। थोड़ा सा शेयर कीजिएगा आप, कुछ पॉइंट्स तो मैंने शेयर किए इस विज़िट से मुतालिक, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़रा थोड़ा सा हमें भी बताएं और आवाम को भी कि ये कितना अहम दौरा था और इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी फॉर द रिलेशनशिप। एक तो जो मुझे आसानी पैदा हो जाती है जब भी मैं बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के पास जाता हूँ, तो ज़ाहिर है कि उनको पता होता है कि मैं बरतानिया की पॉलिटिक्स में शामिल रहा हूँ, वहाँ मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ, तो उनकी जो अट्रैक्शन है या डिस्कशन है करने के लिए उनकी सोच जो है और भी बेहतर हो जाती है। तो जब मैं अमेरिका में गया तो टू बी ऑनेस्ट मुझे बड़ी खुशी है कि जिन लोगों को भी मैंने रिक्वेस्ट की या हमारे दोस्तों ने वहाँ पर रिक्वेस्ट की, मेरा CV भेजा, किसी जगह से भी हमें ये नहीं कहा, माजरत नहीं हुई। तमाम सेनेटर से भी, कांग्रेसमैन से भी, कांग्रेस वुमेन से भी, बहुत से मेयर्स को मिला, गवर्नर्स को मिला, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को मिला। तो ये बहुत, मैं समझता हूँ कि ये जो वर्ल्ड है, ये मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि दिस वर्ल्ड इज़ वर्ल्ड ऑफ रिलेशंस नाउ। ये ताल्लुकात चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी के हों, चाहे पॉलिटिशियंस को, तो मैं तो अक्सर अपनी जो लोग हैं, हमारे सेनेट में भाई हैं, हमारे भाई MNA हैं, मिनिस्टर हैं, उनसे भी मैं कहता हूँ अगर आप किसी बाहर के मुल्क में जाएं तो कोशिश करें कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को तो मिलना ही मिलना है। और पाकिस्तानी कम्युनिटी बिल्कुल बाखबर है, वो जो पाकिस्तान के चैनल वहाँ बैठे ज़्यादा देखते हैं, लेकिन हमें अवेयरनेस पैदा करनी है जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ की, वहाँ के जो सियासतदान हैं, वहाँ के जो मेयर्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको बताना है। अच्छा, अब एक चीज़ जो है, पूरी दुनिया में 3 चीज़ें जो हैं इस वक्त हर प्लेटफॉर्म पे डिस्कस हो रही हैं। पैलेस्टाइन का मसला पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है, लोग जानना चाहते हैं इशू क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ज़ायनिज़्म क्या है, एंटी सेमिटिज़म क्या है, लोग जानना चाहते हैं। तो इस इशू में चूँकि यासर अरफात से भी मेरी दोस्ती थी, मैं उसके पास ट्यूनीसिया भी जाता था और मैं 10-12 दफ़ा पैलेस्टाइन, गाज़ा और वेस्ट बैंक भी जा सका हूँ, तो मेरे पूरी कमांड हासिल है कि वहाँ इश्यूज़ क्या हैं, वहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन क्या है। फिर मैं कश्मीर के इशू से भी जब से सियासत में आया हूँ उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ और पूरी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा लड़ने की पूरी कोशिश की है, तो इसलिए उस बारे में भी मैं उनको ब्रीफ़ किया, पैलेस्टाइन के बारे में किया। और टू माई सरप्राइज सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उनको अफ़गानिस्तान से था। अच्छा। जितने भी अमेरिकन पॉलिटिशियंस को मैं मिला हूँ वो अफ़गानिस्तान के बारे में जानना चाहते थे कि अफ़गानिस्तान का इशू क्या है, हमारे विड्रॉ करने के बाद क्या होगा, पाकिस्तान हमारे लिए क्या करेगा। तो एक जो मिस परसेप्शन है मैंने उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, वो ये है कि मैंने उनको कहा कि देखें भाई, अफ़गान लोगों की आप तारीख़ को देखें कि बरतानिया ने पूरी आधी दुनिया को फ़तह कर लिया, अमेरिका को फ़तह कर लिया, पूरे हिंदुस्तान को फ़तह कर लिया,
लेकिन जब वो अफ़गानिस्तान को फतह करने गए हैं तो उन्होंने उन तमाम जितने फ़ौजी थे सारे वहाँ पर उन्होंने किल कर दिए और एक फ़ौजी को वापस छोड़ा कि भाई जाके बता दो कि अगर दोबारा आपने हमला किया तो ये सलूक होगा। फिर उसके बाद रशिया ने कोशिश की, रशिया वहाँ पर नाकाम रहा। फिर मैंने कहा आपने, अमेरिका ने, नेटो ने, पूरी दुनिया ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वहाँ पर स्पेंड किए हैं, तो अब आप भी उनको डिफीट नहीं कर सके हैं। तो इस मसले का हल सिर्फ नेगोशिएशन है, हम फैसिलिटेट करेंगे। हमें अपनी पॉलिसी में वाज़े तब्दीली लेके आए हैं कि जो भी अफ़गान के लोग हुकूमत बनाएंगे हम पाकिस्तान की सपोर्ट उनको हासिल। लेकिन ये तवक्को करना कि अफ़गान तालिबान जो हैं जो पाकिस्तान कहता है वही करेंगे, तो अगर मैंने कहा आपने ट्रिलियन डॉलर खर्च किए हैं, अगर आपकी नहीं सुनते तो हमारी आप कैसे सोच सकते हैं कि हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दिस वाज द राइट मैसेज और दिस इज़ द मैसेज आवर कंट्री शुड गिव टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि भाई पीसफुल और स्टेबल अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है और अफ़गान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सबसे ज़्यादा सफ़र पाकिस्तान ने किया है। 70,000 से ज़्यादा लोग हमारे शहीद हुए हैं, 2 से 4 मिलियन तक रेफ्यूजीज़ हमारे ऊपर बर्डन हैं। फिर कलाशनकोव कल्चर, फिर ड्रग्स कोल कल्चर, ये इंतहा पसंदी, ये एक्सट्रीमिज़म, ये सारी चीज़ें जो हैं अफ़गान कन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे मुल्क में आई हैं। तो भाई हमें आप सिंपथी करने की बजाय, अप्रिशिएट करने की बजाय आप हम पे इल्ज़ाम तराशी करते हो। तो ये मैं समझता हूँ कि इट वाज़ वेरी गुड। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये लोग जो है वहाँ के अमेरिका के पॉलिटिशियन ये बातें सिंपथी के साथ सुनने के लिए तैयार थे। ठीक सर, इसी मामले पर क्या मिलिट्री बेस पाकिस्तान की अमेरिका यूज़ करने की जो ख्वाहिश रखता है उस पर भी कोई बात हुई, कोई डिस्कशन हुई किसी से? जी, मेरी इस बारे में भी बात हुई थी, लेकिन मैंने उनको बताया कि भाई देखें असल इशू ये है कि आपको पास हमारे अड्डे जो थे हम इस्तेमाल के लिए थे, लेकिन आपने ड्रोन अटैक फेंके, आपने सिविलियन आबादी को जब निशाना बनाया तो उसके ख़िलाफ़ एक रिएक्शन हुआ, तालिबान में भी हमारे ख़िलाफ़ रिएक्शन हुआ, पाकिस्तानी कौम जो है उसमें इलेक्शन हुआ। तो अगर हम अड्डे उनको देते हैं तो अगर वहाँ पर जो है वहाँ से ड्रोन अटैक जाते हैं, निशाने लगते हैं, तो हम तालिबान भाई हमारे गले पड़ जाएंगे। हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि उनके साथ लड़ाई नहीं। हमने न्यूट्रल रहना है, हमारी आज़ाद पॉलिसी है। हम आज़ाद तौर पर जो भी अफ़गान गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। बाकी जहाँ तक फ़ाइनल फ़ैसला है वो तो जाहिर है कि फ़ॉरेन ऑफिस करेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब माशाल्लाह बड़े समझदार साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो क्लियरली पार्लियामेंट में चूंकि कहा था कि इमरान खान साहब कभी भी ये करने नहीं देंगे, ये इजाज़त नहीं देंगे कि हमारी कोई बेस अमेरिका इस्तेमाल करे, तो यही पॉलिसी बिल्कुल जी हमारी पार्टी की हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। तो इसमें हमें आर्गूमेंट देना पड़ता ना जी, क्यों हम नहीं कर सकते, किस लिए। देखें फिर तो हम पार्टी बन गए, हम पार्टी अफ़गानिस्तान में नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के लोग अपना फ़ैसला करें। हम अमन के लिए जो भी हमारी तरफ से मदद हो सकती है हम अपना तावन इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी करेंगे, अफ़गान गवर्नमेंट से। तो सर ये मैसेज जो ज़ाहिर आपकी मुलाकात में डिस्कशन हुई है, शाह महमूद कुरैशी साहब भी क्लियरली इस बारे में पहले बात कर चुके हैं, तो ये मैसेज क्लियरली जा चुका है अमेरिका तक कि हम अलाउ नहीं करेंगे, इस पर बात नहीं होनी चाहिए, या आपको लगता है कि स्टिल वो चाह रहे हैं कि मुलाकात हो, बात हो इस पर? मेरा ख्याल है कि शायद कोई ज़रूरी नहीं है कि अड्डों कोई असल इशू जो है ना जी वहाँ पर इशू ये है कि आपको पता है कि ये जितने भी वेपन्स हैं इनको सुपरवाइज़ करना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। लेकिन वहाँ पर आया अफ़गान जो हैं फ़ौजी क्या इस काबिल हैं कि वो इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकेंगे, मॉनिटर कर सकेंगे, चेक एंड बैलेंस कर सकेंगे, स्पाइंग कर सकेंगे। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो अमेरिका को ड्यूरिंग नेगोशिएशन सारे सोचने चाहिए थे। इसलिए कि हमें अमेरिका से अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी के बारे में हमें अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी से ज़्यादा फ़िक्र है। वो हमारे हमसाए हैं, कोई मुल्क अपने हमसाया में ट्रबल नहीं चाहता, हमारा नुकसान होना है, हमारी इकोनॉमी को बेशक, क्योंकि पुरअमन अफगानिस्तान दुआएं करते हैं कि अल्लाह करे कि वहाँ पर अमन हो। बिल्कुल, ये हमारे वो फिर भाई हैं। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है सर, क्योंकि पुरअमन अफगानिस्तान पुरअमन पाकिस्तान ऐसे ही मामलात हैं। सर अब ज़रा कश्मीर से मुताल्लिक भी मुझे बताइएगा, आपकी इस विज़िट में जो डिफरेंट मीटिंग्स हुई हैं, कश्मीर से मुताल्लिक जो डिस्कशन उसमें आपने क्या देखा? क्या आप पॉलिसी चेंज देख रहे हैं अमेरिका की? जी लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि दे हैव कम ऑन आवर साइड नाउ,
ओके। लेकिन एक चीज़ कम अज़ कम ज़रूर है कि अब कश्मीर का मसला और पैलेस्टाइन का मसला प्रॉपर तरीके से इंटरनेशनलाइज और बैन अल-अक़वामी फोरम पे डिस्कस हो रहा है। और उनको मैंने समझाया कि उनको तो नहीं पता ना कि जी आर्टिकल 370 क्या है, 35 क्या है। इतनी ज़्यादा कोई भी मुल्क जो है या पॉलिटिशियन, उनके इतनी प्रायोरिटीज़ होती हैं बिल्कुल कि सही वो बात है। इन चीज़ों को नहीं पढ़ते। तो जब उनको बताया कि भाई कश्मीर का स्टेटस इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इल्लीगल तरीके से तब्दील कर दिया है, और उसमें बड़ा क्लियर जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था कि ये जो कश्मीर है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत नहीं है, वो अपने लॉज जो हैं खुद बना सकते हैं, और सिर्फ जो उनकी इंटीरियर पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, कम्युनिकेशन है, वो इंडिया कर सकता है। बाकी चीज़ें जो हैं वो कश्मीरी जो हैं आज़ाद हैं। और दूसरा, वहाँ पर कोई जो बाहर का कश्मीरी नहीं है वहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। ये बिल्कुल इंडिया वही चीज़ नकल कर रहा है जो इजराइल ने की है कि वहाँ पर जो पैलेस्टीनियन हैं उनके घरों से बाहर निकाल दिया जाता है, उनके मकानों को गिरा दिया जाता है, और वहाँ पर इजरायली जूस सेटलमेंट बना जाए। तो ये डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए ये इंडिया की पॉलिसी है, और ये हम किसी सूरत में भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कश्मीर के लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ख़ासकर मैं समझता हूँ कि एक बात पे उनको बहुत देवर सिंपैथेटिक, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट वो लेके आए हैं उधर अपना इंडिया में, जिसके तहत मुसलमानों को सिंगल आउट किया है, डिस्क्रिमिनेट किया है। तो ये मेरा ख्याल है दुनिया में किसी जगह भी इंडिया को इस पे जो है मुज़ाहमत का हर जगह सामना है। और इससे एक मैं आपको और भी नॉलेज में बात लाना चाहता हूँ कि दो चीज़ें जो है मेरे दौरे से जो बड़ी मैं समझता हूँ मुस्बत हुई हैं, और जिस पे मुझे फ़ख्र है कि वहाँ की, आपको मालूम है कि जो स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया है दैट इज़ दी रिचेस्ट स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरा उसकी इकॉनमी जो है फ्रांस और इटली जो हैं उनसे भी बड़ी है, और उनकी जो एग्रीकल्चर उनका बेस है, उसके बाद उनका पानी के उनके इश्यूज़ हैं, क्रॉप वाटर के इश्यूज़ हैं, उनके पीने के साफ पानी के इश्यूज़ हैं। तो एक वहाँ पर अल्लाह के फजलो करम से वहाँ की जो कैलिफोर्निया की असेंबली है, उन्होंने मेरी मौजूदगी में वहाँ पर रेजोल्यूशन मूव किया है कि स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया को पंजाब प्रोविंस का सिस्टर प्रोविंस जो है करार दे दिया जाए। और इस करारदाद को जो मुखालफ वहाँ की जमातें हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया, और उन्होंने डेलीगेशन जो हमारा था उसको पार्लियामेंट में खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया, जो कि कभी ऐसा होता नहीं है कि गैलरी में बैठे हुए मेहमानों के लिए लोग तालियां भी बजाएं और खड़े होकर उनको अप्रिशिएट करें। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलप है कि स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया और हमारे गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर, स्पीकर से भी मैं वहाँ पर मिला, वहाँ के मेजॉरिटी लीडर से भी मिला, वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी मिला। तो ये बड़ी हमारी वहाँ का जो सुपरवाइज़र जिसको कहते हैं उनसे भी मिला। तो बड़ी मुस्बत और बड़ी पॉजिटिव मीटिंग जो हैं वहाँ के पॉलिटिशियन से हुई हैं। इंशाल्लाह उनके डेलीगेशन आएंगे, और मुझे खूबी उम्मीद है कि ये सिस्टर प्रोविंस होने की वजह से हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा खासकर एग्रीकल्चर में फ़ायदा होगा। और उसके अलावा आपको ये भी मालूम है कि वहाँ पर कैलिफोर्निया की जो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर, डेविस, उसका बेस्ट यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की दुनिया में। उनसे भी हमारा माशाल्लाह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया है। उनके लोग भी यहाँ आएंगे, हमारे वहाँ पर आएंगे, और हम इंशाल्लाह जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, देखें मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि अगर पाकिस्तान के चैलेंजेस का मुकाबला करना है, पाकिस्तान में इनकलाब लाना है, तो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर और हमारे फार्मर इनकलाब ला के आ सकते हैं। तो अगर हम ज़रूरी मुल्क हैं, हमारे पास सब्जियां भी अपनी उतनी नहीं हैं, कॉटन भी हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, शुगर भी हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो फिर हम किसी सूरत भी तरक्की नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा फोकस जो है इंशाल्लाह एग्रीकल्चर पर होगा, और यील्ड जो हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उज़्बेकिस्तान गया था, वहाँ पे जो नमागान के गवर्नर हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी हम पे मेहरबानी की कि वहाँ पर जो कॉटन जो है उनकी प्रोडक्शन वो 1200-1300 किलोग्राम है, हमारी 600 किलोग्राम। तो हालांकि वो किसी को सीड बाहर नहीं देते अपना बीज जो है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने अपना बीज भी दिया है, उन्होंने अपने एक्सपर्टीज़ भी अब पाकिस्तान में भेजे हुए हैं, और अभी उनके एक्सपर्टीज़ पाकिस्तान में हैं और बीज में हमारी मदद कर रहे हैं। यानी हाइब्रिड क्रॉप्स देखेंगे हम?
हाँ जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर, ये तो मामला तो आपके विजिट से मुतालिक हो गए, एक मामला सिर्फ पंजाब से जुड़ा, सियासत से जुड़ा, उस पर भी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है निगाहें पंजाब की तरफ ही होती हैं, चाहे इलेक्शन से पहले चाहे इलेक्शन के बाद। तो ये जो हर रोज़ हम देखते हैं सर, बात होती है इन हाउस तब्दीली की, जो बातें होती हैं, और स्पेशली अपोजिशन की जानिब से जिस तरह की बातें की जाती हैं, मुलाकातें की जाती हैं, अब तो हम धड़े भी देखते हैं। तो आपको लग रहा है सर पंजाब में कुछ तब्दीली आ सकती है, कोई ख़तरा है? आपको लगता है कि नहीं, ऑल चेल, सब सुकून से हो रहा है और कोई मसला नहीं है? देखें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बेशक इस कोई बात नहीं है कि जो पंजाब में जीता है वही मरकज़ में बिल्कुल बनाता है। पंजाब जो है 55% ऑफ दी कंट्री है, मेजॉरिटी ऑफ दी नेशनल असम्बली मेंबर्स ऑफ पंजाब। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो है इज़ मोर पावरफुल दैन इवन द प्राइम मिनिस्टर, कि बहुत जो तरक्की करनी है, आगे चीज़ों को लाना है तो पंजाब मैटर करता है। आप भी ये समझते हैं कि बुज़दार साहब इमरान खान सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? नहीं, मैं कहता हूँ कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो भी हो, मैं नहीं कहता कि बुज़दार साहब या कोई भी चीफ मिनिस्टर हो वो इक्वली है। दैट इज़ इवन इन माय व्यू। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा 2007 में 8 में ग्लासगो आई तो मेरी उनसे मीटिंग हुई, तो मैंने उनसे कहा कि बीबी बहुत बहन थी हमारी, तो मैंने उनसे कहा कि भाई पंजाब में आप जो है इस वक्त हुकूमत मिलेगी नहीं मिलेगी? उसने कहा अगर मैंने पंजाब में मुझे हुकूमत में ली तो मैंने मरकज़ में नहीं लेनी, पंजाब की हुकूमत इतनी है। वैसे आप अंदाज़ा कर लें कि पंजाब में गवर्नमेंट कितनी तो सर ये देखिए, लेकिन यहाँ तक तब्दीली का ताल्लुक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब लोगों की सोच जो है पाकिस्तानियों की बहुत मैच्योर हो गई है। अच्छा, वो चाहे हालात अच्छे हों बुरे हों, लेकिन वो चाहते हैं कि सियासी जमातें जब इलेक्ट होती हैं तो उन्हें अपने 5 साल पूरे करने चाहिए। दुरुस्त। और आपने देखा कि नून ने भी बड़ी मुश्किलात में अपने 5 साल पूरे किए हैं। पीपल्स पार्टी ने अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, बहुत मुश्किलात, बहुत से चैलेंजेस के बावजूद अपने 5 साल पूरे किए हैं। तो मुझे इस बात पे यकीन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मरकज़ में भी और पंजाब में भी अपने 5 साल पूरे करेगी। एक जुमला सर, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, सॉरी मैं इंटरप्ट किया। आपने कहा कि PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने अ लॉट ऑफ प्रेशर्स और मुश्किल से पूरा किया अब पूरी की टर्म। PTI के लिए भी जुमला यही है, मुश्किल से टर्म पूरी हो रही है। भाईजान, जिस मुल्क में जिस दिन इलेक्शन होता है अगले दिन 10-12 पार्टियां इकट्ठी होकर कहती हैं कि हम रिजल्ट ही नहीं मानते, तो फिर मुश्किल नहीं होगी तो मुश्किल से पूरे करने पड़ते हैं, कोई आसानी से तो नहीं होते। पाकिस्तान में किसने अपनी टर्म आसानी से पैदा की है? ठीक है। मुश्किलात और चैलेंजेस तो हमें भी हैं, उनको भी थे। आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? लेकिन मैं तो अपोजिशन से ये कहता हूँ कि आए, अपोजिशन को चाहिए कि देखें, सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है कि कोई जब इलेक्शन होते हैं तो अपोजिशन जो हार जाती है वो लेजिटिमेसी को नहीं मानती। ठीक है, तो बैठे भाई मिलके बैठे, कम से कम एक ऐसा लाया अमल तैयार कर लें कि इलेक्शन शफाफ कराने बिल्कुल सही की बात, बंदोबस्त कर लें। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई उंगली ना उठाए, पर सब अपना काम करें, फिर तनकीद ना हो। थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज रियली नाइस टुडे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस पर हम बात करते हैं। एनीवेज एक क्विक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। स्टे विद अस। नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले यूं तो बात हम कुर्सी की कर रहे थे, यानी पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। कुर्सी की जब बात करते हैं, कुर्सी की जंग अगर हम जिक्र करें तो हर जगह है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कुर्सी दिखाएंगे, इसकी कीमत पाकिस्तानी रुपयों में बनती है 130 करोड़। ये कुर्सी गुज़श्ता दिनों हांगकांग में होने वाली नीलामी में $85 लाख की नीलाम हुई है, और इस कुर्सी का ताल्लुक 17वीं सदी के चीनी शाही ख़ानदान से है, और ये कुर्सी बादशाह के लिए बनाई गई थी। आज से सैकड़ों साल पहले चीनी बादशाह और शाही ख़ानदान के अफराद जब शिकार पर जाते थे तो इसी किस्म की कुर्सियाँ उनके सामान में लाजमन शामिल होती थीं। चूँकि इतनी कदीम है ये कुर्सी, इसलिए महंगी है ये कुर्सी। लेकर चलते हैं आपको भारत। खबर है यहाँ से कि किसान अपने गिरफ्तार साथियों की रिहाई के लिए भला क्या कर रहे हैं, गवाह के लिए किसको लेकर आए हैं,
गाय को लेकर आए हैं। ये वाकया पेश आया हरियाणा के शहर तोहाना में, जहां 2 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो गिरफ्तार अफराद के साथियों ने पुलिस स्टेशन पर एहतजाज किया और गवाह के तौर पर गाय को भी साथ ले आए और उसे पुलिस स्टेशन के बाहर बांध दिया। किसानों ने पुलिस को कहा कि गाय 41वीं गवाह है जिसने उनके 2 साथियों को पुलिस के हाथों गिरफ्तार होते देखा है। बाद में दोनों किसानों को जमानत पर रिहाई मिल गई। गवाही ली या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन रिहाई मिल गई। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे। फाइजर वैक्सीन किसे लगेगी, कब लगेगी और किस सूबे को कितनी मिलेगी, इस सब पर बात करने के लिए हमें देखनी होगी कराची से मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। कोरोना से बचाव के लिए दुनिया की मकबूल वैक्सीन अब बहुत जल्द पाकिस्तानियों को भी लगना शुरू हो जाएगी। वफाक ने फाइजर वैक्सीन सूबों को फराहम करना शुरू कर दी। मुशीर बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक फाइजर वैक्सीन मुल्क के 15 शहरों में सिर्फ कमजोर कुव्वत मदाफियत वाले अफराद को लगाई जाएगी। पाकिस्तान को अब तक 1,06,000 डोजेज मिल चुकी हैं। पंजाब को 26,000, सिंध को 12,000, KPK को 8,000, जबकि बलूचिस्तान को 2,000 फाइजर वैक्सीन की डोज मिलेंगी। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को 1,000 डोजेज दी जाएंगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं फाइजर वैक्सीन फिलहाल सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दस्तयाब होगी। हुकूमत जल्द मजीद वैक्सीन की खरीदारी भी करेगी। मुदस्सिर नजीर, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं। कैसे पाकिस्तानी से आपकी मुलाकात कराएंगे जो कि पाकिस्तान को खेल के मैदान में स्पेशली इन बैडमिंटन अब रिप्रेजेंट करेगा। हमें ज्वाइन किया है ऐसी स्टार ने, मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरुमीद है, पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद। अब कहाँ जा रही हैं, टिकट कहाँ का कटा लिया भला? टोक्यो का। टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत का टिकट मिल गया। टोक्यो ओलंपिक्स में सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करने के लिए पुरज़्म है माहूर। इस मेगा इवेंट के लिए तैयारियां कितनी हैं, हौसला कितना बुलंद है, एक्साइटमेंट के साथ नर्वसनेस कितनी है, इस पर बात करेंगे। माहूर शहजाद इज विद अस टुडे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। पहली बार हो रहा है कि बैडमिंटन के खेल में पाकिस्तानी जो है वो कोई जाएगा ओलंपिक्स में। एक्साइटेड? एक्साइटमेंट से ज़्यादा मेरे ख्याल से आई एम नर्वस, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं गोल्ड मेडल लेकर आऊँगी। लेकर आएंगी आप इंशाल्लाह? इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ। ओके, ये पहली बार चूंकि हो रहा है तो आपको लगता है कि तैयारी भी ज़्यादा करनी होगी, या आपको लगता है कि जो आप क्योंकि पाकिस्तानी नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर है तो आपको लगता है कि नहीं ठीक है, तैयारी और क्या करनी है? नहीं, ऑब्वियसली ओलंपिक्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है, तो इसमें वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स खेल होते हैं, तो इसलिए मतलब तैयारी तो सबसे ज़्यादा चाहिए इस इवेंट के लिए। और अभी जो ये 1 मंथ रह गया ओलंपिक्स का, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी ट्रेनिंग को मज़ीद बढ़ाऊँ और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ ओलंपिक्स में। 1 महीना रह गया, नहीं जुलाई में जाना है। डेट जुलाई अनाउंस में है आपके लिए? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ओलंपिक्स हैं, तो मेरे ख्याल से 17 जुलाई को जाएंगे। ओके, 17 को आप जा रहे हैं। फैमिली से और भी साथ जा रहा है सपोर्ट के लिए? नहीं, फैमिली से तो कोई नहीं, बैडमिंटन में से ही सिर्फ मैं जा रही हूँ और मेरे साथ जो हमारे सेक्रेटरी हैं ऑफ पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन मिस्टर वाजिद अली। तो घर में किसी ने कहा नहीं कि और साथ चलते हैं तुम्हारे सपोर्ट के लिए, हम आप नारे लगाएंगे? नहीं, वो लोग कह रहे हैं हम लोग आपको घर से ही सपोर्ट कर लेंगे। सपोर्ट तो पूरा पाकिस्तान करेगा माहूर, आपको सपोर्ट करता है पूरा पाकिस्तान आपको। तो माहूर हो क्या रहा है अभी, जो प्लेयर्स वहाँ पर दूसरे मुल्कों से सिलेक्ट होके आ रहे हैं, तो क्या आप उनकी वीडियोस देख रही हैं, उनके बारे में जान रही हैं, देख रही हैं, ऐसा हो रहा है? नहीं, मैंने वीडियोस देखना शुरू नहीं की, क्योंकि टोटल 41 प्लेयर्स हैं वुमेन सिंगल्स में जो खेलेंगे, तो मैं हर की तो नहीं देख सकती। तो लेकिन जब ड्रॉज आ जाएंगे और मुझे पता चलेगा कि मेरा मैच किस प्लेयर के साथ है, फिर मैं उसके मैचेस की सारी वीडियोस देखूंगी ताकि मुझे आइडिया हो कि उसके मतलब वीक पॉइंट्स कौन से हैं, और फिर मैं उसको ताकि उसी जगह पे खिलाऊँ। ओके, आपका अपना वीक पॉइंट क्या आपको मालूम है कोई? मेरा वीक पॉइंट मेरे ख्याल से डिफेंस ज़्यादा वीक है। तो इस पर काम हो रहा है? इतना अभी फ़िलहाल काम नहीं हो रहा, क्योंकि कराची में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मैं सिर्फ जो हमारे कोच इमरान हैं उनके साथ क्रिक क्लब में ट्रेनिंग कर रही थी, तो कोई और बाकी प्लेयर्स नहीं थे जिनके साथ मैं खेल सकूं। तो इसलिए अभी मेरा यही होगा, अभी ये जो 1 मंथ रह गया उसमें या तो मैं लाहौर जाऊं या इस्लामाबाद जाऊं, जहाँ ताकि मुझे डिफरेंट प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिले और फिर मैं अपने डिफेंस पे भी काम करूँ। ठीक है, ये तो आप वीकनेस पर काम करेंगी। अब माहौर अपनी स्ट्रेंथ्स शेयर करें। माहौर की स्ट्रेंथ क्या है इस गेम में?
अगर किसी जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनसे पूछा जाए तो उनको लगता है कि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि मेरी कोर्ट में मूवमेंट अच्छी है, मैं कोई पॉइंट नहीं छोड़ती और प्लस मेरे अटैक्स भी अच्छे हैं, मतलब लाइंस के पास जाते हैं। ये नहीं कि मैं सेंटर में अटैक करूं, मेरे अटैक एक्यूरेट हैं और पावरफुल हैं, और ये कि मेरी कोर्ट में मूवमेंट अच्छी है। ओके माहौर, आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कितना प्राउड मोमेंट था जब मालूम हुआ कि अब वो ख्वाब पूरा होने वाला है? ज़रा हर प्लेयर का, वो किसी भी खेल से ताल्लुक़ को ख्वाहिश होती है ओलंपिक्स में जाके रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को, तो मैंने गेट टू नो कि ओके फ़ाइन ये होने जा रहा है, तो उस वक्त क्या जज्बात थे? आज से 3-4 दिन पहले मुझे रात में जो हमारे सेक्रेटरी पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन मिस्टर वाजिद अली, उनकी कॉल आई और उन्होंने बताया कि मैं ओलंपिक्स के लिए सेलेक्ट हो गई। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जिस चीज़ के लिए 3-4 साल से मेहनत कर रहे हो और फिर जब आपको पता चले कि वो इंशाल्लाह पूरी होने जा रही है तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। साथ में जो हमारे मिस्टर वाजिद अली वो भी बहुत खुश थे, मतलब वो इतने ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने कहा कि मैं आपके पेरेंट्स को खुद कॉल करके बताऊँगा। और फिर उन्होंने कॉल करके बताया तो घर में भी सब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो उन्होंने बताया, आपने नहीं बताया? नहीं, वो कहते उनको मेरे से ज़्यादा खुशी थी। तो अच्छा माहौर, वैसे वो क्या मोमेंट था? लेट्स रिकॉल दैट कि कॉल आई है आपको, वो इमरान साहब ने, आप सेक्रेटरी, उन्हें नहीं बताया था आपको? मिस्टर वाजिद अली, वाजिद साहब ने आपको कॉल किया, उन्होंने कहा माहौर आप सिलेक्ट हो गई हैं। अब आप सुन रहे हैं ना, कॉल आ चुकी है, माहौर आप सिलेक्ट हो गए ओलंपिक्स। तो माहौर का पहला जुमला क्या था, वो रिएक्शन क्या था? मैंने कहा अच्छा वाकई में हो गई? मैंने कहा मुझे BWF की ईमेल भेज दें। मैंने उनसे ये कहा कि आप मुझे भेज दें, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हो गया। तो कहने नहीं वाकई में हो गया। और फिर उसी वक्त जो है ना, फिर जितने भी रिपोर्टर्स थे उनकी कॉल आने लगी, क्योंकि POA ने, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने उसी वक्त प्रेस रिलीज़ कर दी थी। तो फिर मुझे वाकई यकीन आया, लेकिन फिर ये भी था कि कहीं ऐसा ना हो कोई और रुकावट ना आ जाए, क्योंकि अभी भी 1 मंथ रहता है और इतने मतलब कोविड की वजह से काफ़ी मसले हैं, वैक्सीन का मसला है और फिर क्वारंटीन का मसला है। तो उस वजह से भी अभी भी डर है कि ऐसा ना हो कि कहीं मेरा ओलंपिक्स मिस हो जाए। तो ओलंपिक्स के लिए क्या है, कोई स्पेशल लिस्ट आई कि ये वैक्सीन की लिस्ट है, अगर ये लगवाएंगे तो ही आएंगे आप लोग? नहीं, ऐसा उन्होंने कोई लिस्ट, वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है? वैक्सीन मैंडेटरी नहीं, ऐसा भी उन्होंने नहीं बोला। मेरे ख्याल से ऐसा भी है कि अगर आप वहाँ पे पहुँचते तो वो आपको वैक्सीन लगवा देंगे, अदरवाइज वो क्वारंटीन पीरियड वो वाला मामला, जिस तरह वरना आपको टेस्ट करा के जाना पड़ेगा, वहाँ जाके भी टेस्ट होगा। ठीक है, वो एक शायद बायोसिक्योर बबल भी मेंटेन किया जाए वहाँ पे में भी। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि ये तो वो एक तैयारी है ना कि आप ज़रा जो वीकनेस है उस पर भी ज़रा आप काम करेंगी। वैसे तो मेरे नज़र में कोई वीकनेस नहीं है, वेरी पावरफुल माशाल्लाह, स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ को तो ज़रा आपने और पॉलिश करना ही है, लेकिन इसके अलावा होता है ना कि अच्छा इवेंट आने वाला है तो डाइट का बड़ा ख्याल रखना है, तो क्या करेंगे? मामा बहुत ज़्यादा चीज़ें देख रही हैं कि नहीं माहौर ये नहीं खाना, अच्छा ये खाना है, रेस्ट करो, दूध पियो, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है? ख्याल तो मैं वैसे ही अपनी डाइट का रखती हूँ, मतलब अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाती, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी नहीं पीती, सिर्फ संडे को आधी बॉटल पी लेती हूँ और बाकी वो चीट डे होता है, संडे चीट डे होता है, उस वक्त संडे के दिन कुछ भी खा सकते हैं। अच्छा। और बाकी फिर यही है, मतलब बाकी मैं नॉर्मल इतनी ऐसा कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं फॉलो करती कि मतलब मैंने इतनी प्रोटीन्स लेनी है, इतनी कार्ब्स लेनी है। मैं वही खाती हूँ जो नॉर्मल लोग खाते हैं, और ना मैं वाइटामिन्स लेती हूँ। अच्छा, मैच से पहले या जब भी प्रैक्टिस करनी है उससे पहले क्या कोई होता है कि एनर्जी ड्रिंक, कोई शेक या नहीं? नहीं, मैं कोई एनर्जी ड्रिंक कुछ नहीं लेती। मेरा बिलीफ है कि मतलब इन खाने पीने से चीज़ों से ज़्यादा ना मैं दुआओं पे यकीन रखती हूँ। माशाल्लाह। तो मैं मतलब बस दुआएं, नमाज़ पढ़ रही होती हूँ, और अभी इवन जब अप्रैल से ना मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी थी, यही ओलंपिक के दुआएं चल रही थी कि अल्लाह मियां सिलेक्ट हो जाओ ओलंपिक्स के लिए। हाँ, स्पेशली मैं तहज्जुद में उठ के दुआएं कर रही थी, और मुझे लगता है दुआएं बहुत मतलब ज़रूरी होती हैं आपकी सक्सेस के लिए। बिल्कुल सही है, दवा के साथ साथ दुआ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और साथ में मेहनत भी होती है, लेकिन ऑब्वियसली मेहनत होती है। तो अभी कोच की भी कुछ स्पेशल हिदायत आपके लिए हैं कि माहौर क्या क्या करना है आपने 17 तारीख से पहले, कोई प्लान उनके साथ भी शेयर है? नहीं, अभी तक काम करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि 5-6 दिन पहले ही उसका पता चला न्यूज़, और उसके बाद मुबारकबादों का सिलसिला चल रहा है। मुबारकबाद का सिलसिला चल रहा है, तभी से सही वाली ट्रेनिंग शुरू नहीं की। अभी मेरे ख्याल से 1-2 दिन में शुरू करूँगी। ओके, और माहौर जब ये अनाउंस हुआ, ज़रा आप खुद तो खुश हुई, फैमिली खुश हुई, और फिर रिपोर्टर्स की कॉल्स आई, लेकिन हमने देखा कि सोशल मीडिया पर, मैंने स्पेशल ऑन इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशंस आपके लिए पोस्ट लोग लगा रहे थे। तो क्या हुआ? इंस्टाग्राम पर बहुत लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, फैंस का, मैं स्पेशली क्योंकि फैंस ज़ाहिर होते हैं, वो कॉन्टैक्ट करते हैं, क्या कहते हैं? मतलब सब यही कह रहे हैं कि बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश हो रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेजेस थे। इवन मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, बैडमिंटन कम्युनिटी थे, तो सब ने यही बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया। तो इतना अच्छा रिस्पांस और इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कोई जेलसी फैक्टर किसी की तरफ से नज़र आया? ऑब्वियसली कुछ मतलब जो फीमेल प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से जेलसी का अच्छा, फैक्टर। नाम लिए बगैर बता दें, किसी ने क्या कहा?
कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने फिर कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज भी नहीं किया। अच्छा, वो खामोशी की भी अपनी एक ज़बान होती है, इसी तरह से उन्होंने इजहार कर दिया कि हम इतना खुश नहीं हैं। सबसे ज़्यादा सपोर्टिव आपकी फैमिली में आपके लिए कौन है? मेरे पापा, क्योंकि वो उनकी ही वजह से मैं बैडमिंटन में आई हूँ। जब मैं 12 इयर्स की थी तो अगर वो मुझे ना खिलाते और ना बताते कभी कि बैडमिंटन क्या चीज़ है, तो मैंने ना कभी बैडमिंटन खेलना शुरू करना था और ना फिर कभी मैं इस लेवल तक पहुँचती। तो मैं अपना जो सारा क्रेडिट है आज मैं जिस लेवल पे हूँ, मैं उसको मैं अपने पापा को देती हूँ। और पापा मेरे कोच भी हैं, वो मुझे गाइड भी करते हैं। अभी भी हम लोग, मतलब जब मैं छोटी थी तो वो मेरे इंटरनेशनल टूर्स पे मेरे साथ होते थे, और अभी भी जैसे कोई मैचेस में खेल कर आती तो हम लोग साथ वीडियोस देखते हैं और साथ देखते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना है। और वो सारे बच्चों पे बड़ा फोकस्ड हैं, सिर्फ आप पे नहीं। हाँ, सब बच्चों पे फोकस्ड है। मेरी छोटी बहन है तो वेट लिफ्टर, तो उसके लिए भी मतलब उसी तरह उसको भी ऐसे ही सपोर्ट करते हैं जैसे मुझे सपोर्ट तो करते हैं। छोटी बहन की भी कोई कोशिश रही है ओलंपिक्स में जाने की, और उससे मुताल्लिक भी कोई खबर आ रही है कि नहीं? उसने ऐसा कि उसने पहले वेट लिफ्टिंग में थी, फिर वेट लिफ्टिंग छोड़ के वो पावर लिफ्टिंग में चली गई। अब जैसे उसको पता चला कि मैं ओलंपिक्स में सेलेक्ट हो गई हूँ, तो उस क्योंकि पावर लिफ्टिंग एक नॉन ओलंपिक स्पोर्ट है, तो अब वो कहती है अब मैं वेट लिफ्टिंग करूँगी, मैंने भी ओलंपिक्स में जाना है। अच्छा, ठीक है ना, बहन के ज़रिए उससे एटलीस्ट मोटिवेशन तो मिल रही है कि अच्छा नहीं ये जा रही है ओलंपिक्स, अब मैं भी जाऊँगी। तो बहनों का घर में किसी स्पोर्ट में मुकाबला भी होता है? बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी कंपटीशन भी है, तो वो यही होता है कि कौन मेडल लेकर आ रहा है, क्या आ रहा है, इसको ये हो रहा है, मतलब इसके फॉलोअर्स, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि फॉलोअर्स पे भी बात हो रही होती है, ये देखें इसके इतने फॉलोअर्स हो गए, ये ऐसे हो रहा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा ना वो नोट करती। खैर मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ती, लेकिन मेरी छोटी बहन मुझसे काफ़ी ज़्यादा। हम बात करें जी राबिया की, और हैम्पशायर में वो अवार्ड जीत के आई थी और यंगेस्ट वेट लिफ्टर मेडल जीत के आई थी, और ज़ाहिर है अब वो दोबारा से वेट लिफ्टिंग की तरफ आएंगी ताकि ओलंपिक्स में जा सकेंगे। पावर लिफ्टिंग वो ओलंपिक्स में ज़ाहिर है नॉन ओलंपिक वो गेम है। एंड लास्टली, कितनी पुरुमीद आप खुद हैं और क्या कहना चाहेंगी अपने सपोर्ट करने वालों को कि डोंट वरी, जा रही हूँ, मेडल जीत के आऊँगी? मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ इंशाल्लाह और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। थैंक यू सो मच माहूर, इट वाज नाइस हैविंग यू, और ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम नया दिन एंड समा टीवी। आप जाएं और गोल्ड मेडल जीत कर बड़ा अच्छा टाइम गुजार के हैं वहाँ पर। थैंक यू जी। आप उसके बाद आपकी बहन भी जाएं, हम उनके लिए भी दुआ को हैं, और आपके वालिद को भी हमारी तरफ से सलाम, क्योंकि जो स्पेशली हमारी जो लड़कियाँ हैं जब ये आगे बढ़ती हैं तो इनके पीछे ये बाप भाई, इनका बड़ा अहम किरदार होता है, इनकी सपोर्ट होती है ऑफ कोर्स माशरे की भी। थैंक यू जी। अब बढ़ते हैं आगे। अब ज़रा हम बात करते हैं सयाहत की, बात करते हैं फ़ैशन की। आप कहेंगे सयाहत फ़ैशन, ये मैं दो अलग अलग चीज़ों की बात एक साथ कैसे कर रहा हूँ? तो सयाहत की बात हो और फ़ैशन के साथ हो, ये बड़ा मुनफरद सा एक आइडिया किसको आया? ये आया फवाद चौधरी साहब की अहलिया हिबा फवाद को, और सियाहती मकामात के ज़रिए और फ़ैशन के ज़रिए सियाहती मकामात से मुतालिक बात करना, ये जो आइडिया उनको आया, उन्होंने डिस्कस किया फवाद चौधरी साहब से। उन्होंने कहा कि बड़ा ज़बरदस्त आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया, उन्होंने सपोर्ट किया, और अब हम देख रहे हैं कि उन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया है अपनी बेटी के नाम पे। निसा, उनकी बड़ी प्यारी सी 4 साल की बेटी, उनके नाम पे ये ब्रांड लॉन्च किया गया है। इसकी एक तकरीब भी, और अभी चूँकि आप तस्वीर महविश हयात की देख रहे हैं, तो महविश हयात जो है वो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे उनके साथ हैं। पाकिस्तान का बेहतर इमेज दिखाने की कोशिश है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब की अहलिया हिबा फवाद लॉन ब्रांड के ज़रिए सयाहत के फ़रोग़ के लिए वो कोशा हैं। वो चाहती हैं कि टूरिज़म और फ़ैशन को मिलाकर काम किया जाए। इस बेहतरीन काम और फ़ैशन इंडस्ट्री में जगह बनाने से मुताल्लिक आज हम बात करेंगे। हिबा फवाद ने हमें ज्वाइन किया। हिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ा ज़बरदस्त आपका ये आइडिया, थोड़ा सा प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ये आपका अपना आइडिया था या कि फवाद चौधरी साहब ने भी थोड़ा सा इससे मुतालिक कभी बात की थी? बिकॉज ज़रा उनके पास बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं और आई एम श्योर वो देते होंगे आपको भी। नहीं, ये हमारा जब हमने अपनी कैंपेन डिज़ाइन की थी तो उसमें ये आइडिया मुझे आया कि क्यों ना हम फैशन को टूरिज़म के साथ इंटीग्रेट करके उसको हम रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि हमारा पाकिस्तान बहुत एक खूबसूरत मुल्क है और बहुत सी यहाँ पे हिडन ब्यूटी है जो कि अभी तक अनटैप्ड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से बड़े ब्रांड ने वहाँ जाके लोकेशंस पे शूट किया, लेकिन उसको उस तरीके से वो नहीं दिखा सके, लेकिन उसको एक क्राफ्टमैनशिप की शक्ल दी इन्होंने। अब हमारी कोशिश यही है कि हम इसको फ़ैशन के साथ हम टूरिज़म को प्रमोट करें और अपने पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात को हम लोगों को दिखाएं। अच्छा,
अच्छा, तो हिबा क्या होगा उस फैब्रिक पर कलर के ज़रिए उस पे काम के ज़रिए आप लोग इस कल्चर को इन डेस्टिनेशंस को डिपिक्ट करेंगे या कि अपने इन मलबूसात को लेकर उन लोकेशंस पर जाएंगे और वहाँ पर शूट करेंगे और उसके ज़रिए बताएंगे? हमारा जो बूट पैलेट है वो हमने क्योंकि हमारा शूट जो है मैं आपको पहले बता दूं हमने गिलगित में रखा है। ओके। और क्योंकि वहाँ पे आजकल टूरिज्म को बहुत प्रमोट किया जा रहा है और हमारा शूट जो है वो सिकरदू में है, तो हमारा जितना भी मूड बोर्ड है वो सारा का सारा उनके कलर्स लैंडस्केप को मद्देनज़र रखते हुए हमने उसको डिज़ाइन किया है। और हमारे जितने भी टेक्निक्स हैं, पैटर्न्स हैं, डिज़ाइंस हैं, वो हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसका एक मिक्सचर को बना के फिर हम उसको अपनी रिफ्लेक्ट करेगा वो हमारी डिज़ाइनिंग में। अच्छा, तो हिबा जब हम पाकिस्तान के टूरिज़म डेस्टिनेशंस की बात करते हैं तो ज़ाहिर है हम लोग बार बार ये बात करते हैं कि इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं वो पाकिस्तान आए, हम उन्हें वेलकम करना चाहते हैं और पाकिस्तान की ऐसी खूबसूरत जगह हैं जहाँ पर उनको आना चाहिए। तो आपके इस ब्रांड के ज़रिए, आपकी इस कोशिश के ज़रिए ये कैसे मुमकिन होगा? क्या इंटरनेशनली भी आप इसको लेकर जा रहे हैं? हमारी कोशिश ये है कि हम इंटरनेशनल मीडिया को भी वहाँ पे भी किसी तरीके से हम हाईलाइट करें, लेकिन अभी तो हम क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ही बहुत से लोगों की अप्रोच नहीं है, तो पहले तो हम पाकिस्तान में हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने टूरिज़्म को प्रमोट करें क्योंकि पहले पाकिस्तान है। और इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि हमारी टीम ने भी इसको बहुत इनकरेज किया जब हम कैंपेन एडवर्टाइज कर रहे थे कि टूरिज़्म हमें शूट पहले पाकिस्तान में करना चाहिए, फिर हम इसको फेज़ वाइज अगर हमारा हुआ आगे कैंपेन विंटर की तो we'll take it to international level also, but फिलहाल we are shooting and in पाकिस्तान। ठीक है, इस सब में फवाद चौधरी साहब की सपोर्ट कितनी रही, कहाँ कहाँ पर रही? मोरली बहुत सपोर्ट रही है क्योंकि वो खुद एक मसरूफ़ आदमी है, तो मोरली उनकी मुझे बहुत सपोर्ट रही है, लेकिन वैसे सब चीज़ों में बैकअप करते रहते हैं। ओके। और जब नाम रखना था आपने बेटी के नाम पर ये रखा, तो और कोई नाम भी था? पहले ये तो नहीं सोचा कि चलो अपने नाम से स्टार्ट करते हैं, या पहले से सोच लिया था कि जब भी करना है बेटी के नाम से करना है? नहीं, बस बेटी का ही आया था आइडिया सबसे पहले कि उसी के नाम पे शुरू करते हैं, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज़ वेरी काइंड, हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है सबकी तरफ से और आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमें इसी तरीके से आएगा। ठीक है। और जो आपने जो लॉन्चिंग सेरेमनी हुई ज़रा उससे मुताल्लिक़ भी बताएं कि MOU साइन हुआ आपका इत्तेहाद के साथ, राइट? तो इत्तेहाद के अलावा भी बात चल रही है किसी और के साथ भी, या कि इत्तेहाद के साथ ही आप आगे चलेंगी? नहीं, अब जब इन्होंने हमारी कैंपेन देखी कि हम पाकिस्तान के टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं फ़ैशन के साथ, तो एवरीबडी लव द आइडिया। तो हमें बहुत से और जो हैं ग्रुप्स उन्होंने भी अप्रोच की है, लेकिन अभी फ़िलहाल वी आर वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन जिसका आपने नाम लिया है, तो उसके बाद फिर हम क्या नाम है देखें इंशाल्लाह। अभी तो फ़िलहाल इन्हीं के साथ हमारी कैंपेन और हमारा आगाज़ है। ठीक है। और महविश हयात ने आपको ज्वाइन किया, वो है फेस इस ब्रांड का, तो थोड़ा सा बताएं कि महविश हयात ही क्यों, और क्या महविश हयात के अलावा निसा हुसैन लॉन 21। यस, निसा हुसैन लॉन 21 के लिए, तो महविश हयात ही क्यों, या महविश हयात ही एक ऑप्शन थी? नहीं, महविश हयात देखें हमारा एक शी इज़ अ सुपरस्टार और हमारा एक इंटरनेशनली उनकी रिकग्नाइजेशन है, तो हम उसको उन्हीं से हमने बात की और जब हमने उन्हें आइडिया दिया कि हम फैशन को टूरिज़्म के साथ पाकिस्तान की टूरिज़्म को स्पेशली प्रमोट करना चाहते हैं, तो उन्होंने आई थिंक कोई सेकंड थॉट नहीं दी एंड शी वाज वेरी काइंड टू बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ निसा हुसैन लॉन। तो उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से हम इंटरनेशनली भी हमारा और ग्लोबली भी हमारा इमेज पाकिस्तान का बहुत बेहतर हो सकता है। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में फ़ैशन के ज़रिए हम टूरिस्ट आएँ और विज़िट करें हमारे मुल्क को। और अभी कुछ टाइम पहले टर्की का विज़िट था आपकी फैमिली का, कुर्लुस उस्मान से भी मुलाकात, कुछ तस्वीरें भी हमने देखी, तो क्या ऐसा भी कोई ख्याल आया कि टर्किश एक्टर्स की फॉलोइंग बहुत बढ़ चुकी है, तो उनके साथ भी कोई कोलैबोरेशन किया जाए?
अभी तक तो ऐसा कोई आइडिया नहीं था बिकॉज मेरी तो कोशिश यही होती है कि हम अपने पाकिस्तान के टैलेंट को प्रमोट करें और पाकिस्तान में जितना टैलेंट है तो क्यों ना हम पहले उनको प्रमोट करें तो आई थिंक दैट वाज अ गुड चॉइस महविश हयात। नो डाउट, ब्रिलियंट चॉइस आई मस्ट से, बहुत ही ज़बरदस्त है महविश हयात। अब मुझे बताएं कि आपने ये तो कहा कि ज़रा मॉरल सपोर्ट रही फवाद चौधरी साहब की और हर लेवल पर वो बड़े सपोर्टिव रहे। ऐसा होता है कि आपकी डिज़ाइनिंग में, आपके इस काम में फवाद चौधरी साहब की भी कोई हमें चॉइस नज़र आए, उनका फेवरेट कलर, किसी तरह का अगर उन्हें कोई ड्रेस पसंद है वो ऐसा नज़र आता है या नहीं? नॉट रियली, वो बहुत नॉट रियली, वो एक आपको पता है उनका डोमेन जो है वो पॉलिटिक्स है तो वो बेहतर है हम उनको पॉलिटिक्स से ही पहचाने और वो वहीं अच्छे लगते हैं। नहीं, वैसे फेवरेट कलर क्या है? ऐसा होता है फवाद चौधरी साहब ने आपको कहा ये मेरा फेवरेट कलर है तो आज ड्रेस यही पहनो या शॉपिंग करने जाना, आपके मुझे रेड लेना तो वो कहें नहीं ये वाला कलर लेना है, ऐसा होता है? नहीं, हाँ जी बात होती है लेकिन कोई सच कोई वो नहीं होता कुछ। या इसके ऑपोजिट होता है कि वो कुछ लेना चाह रहा हूँ, आपके नो फवाद मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, मैं बताऊंगी कौन सा कलर आपको लेना है, ऐसे होता है? नहीं, ही इज़ वेरी काइंड इनफ, इतना नहीं होता, मसला नहीं बनता इतना। ठीक है, डिस्कशन से हो जाता है। ठीक है जी, और ये तो हो गई समर के आपकी इस कैंपेन से और समर ज़ाहिर लॉन की हम बात करते। व्हाट्स नेक्स्ट? विंटर पे भी काम हो रहा है? मैं आपके प्लेटफॉर्म पे यही प्लीज़ बस मैं आपके प्लेटफॉर्म पे यही बताना चाहती हूँ कि 3 जुलाई को इंशाल्लाह हमारी लॉन्च हो जाएगी और हमारी जो लॉन है निसा हुसैन की वो सारे इत्तेहाद स्टोर्स पे और हमारी वेबसाइट www.nisahusain पे लॉन्च हो जाएगी। तो आप लोग ई-कॉमर्स के थ्रू भी इसको शॉपिंग कर सकते हैं। ओवरसीज़ भी हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो भी आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। तो एंजॉय, हैप्पी समर्स एंड हैप्पी शॉपिंग। ठीक है, एक ब्रांड अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ और एक छोटी सी चीज़ से ना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करता तो मैं सिर्फ पूछना ही चाह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी ब्रांड आपके इस लॉन्च से मुतालिक हम कुछ देखेंगे, ओ इतना महंगा लॉन का जोड़ा दे दिया फवाद चौधरी साहब की बेगम ने, इतनी महंगी लॉन? नहीं, लेकिन देखें बात ये होती है कि आप जब डिज़ाइन करते हैं चीज़ों को तो उसमें आप मद्देनज़र बहुत सी चीज़ें रखते हैं कि कौन सा फैब्रिक आप यूज़ करें, क्या कॉस्टिंग आ रही है। तो ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम कोई पुअर क्वालिटी दें आपको और हम चार्ज आपको उसका डबल करें। तो आप फैब्रिक देखें, आप उसकी हर चीज़ देखें, क्वालिटी की बेस के ऊपर कॉस्टिंग रखी जाती है। और ज़ाहिर है आइडिया के भी पैसे होते हैं। लग्जरी लॉन तो सबको ही पता है कि लग्जरी लॉन जो है उसकी क्या। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। साथ मौजूद थी हिबा आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी। नो डाउट बहुत अच्छे आइडिया के साथ आई हैं ये और उसको आप एग्जीक्यूट कर रही हैं क्योंकि ज़ाहिर है टूरिज़म इस पर बहुत ज़्यादा काम की गुंजाइश है और अब फैशन इंडस्ट्री के ज़रिए इस पर काम हो रहा है। चलिए जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि जोज़ो मिला या नहीं, जोज़ो भला कौन, बड़ा प्यारा सा पपी और ये गुम गया था, इससे मुतालिक हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी, करेंगे इससे मुतालिक बात लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। याद होगा आपको गुज़श्ता हफ्ते एक ऐसी फैमिली की कहानी हमने आपको सुनाई थी और दिखाई थी जो अपने पालतू कुत्ते के गुम हो जाने पर सिर्फ परेशान नहीं बल्कि रोते थे, खाना नहीं खा रहे थे। गुलिस्तान जौहर की रिहायशी खातून, इनका पालतू कुत्ता जोज़ो, इसकी याद बहुत सता रही थी। जोज़ो चोरी हो गया था, घर के अफराद एक दूसरे से छुप छुप कर रो रहे थे, सबको इस जोज़ो से प्यार जो बहुत था। जोज़ो कहाँ गया था? जोज़ो मिल गया। ये बड़ी अच्छी खबर आपको हम सुना रहे हैं कि जोज़ो मिल गया, लेकिन जोज़ो की क्या इंपॉर्टेंस है इस फैमिली के लिए और गुम जाने के बाद क्या हालत थी पूरी फैमिली की। जमजम सईद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के इस घर में सोग की कैफियत है और इसकी वजह यह है कि इस घर के फर्द जैसे और सबके चहीते कुत्ते जोज़ो का चोरी हो जाना। जुमेरात को जोज़ो के चोरी होने के बाद घर के अफराद एक दूसरे से छुप छुप कर रो रहे हैं, खाना भी किसी के हलक से नहीं उतर रहा। मुझे इतनी टेंशन है, इतनी परेशानी है
मुझसे बोला भी नहीं जाता अभी, और दिन रात बस नज़रों के सामने जोजो जोजो। जोजो के इस तरह जाने के बाद से इसकी नैना भी परेशान है और जोजो के बच्चे भी। इसीलिए तमाम घर वाले जोजो के बच्चों को उठाए उठाए फिर रहे हैं। जोजो को अपनी औलाद की तरह पालने वाली नूरजहां लाशारी कहती है कि वारदात वाले दिन जोजो घर से बाहर जाना ही नहीं चाह रहा था। मोटरसाइकिल वाले लेके गए थे, 3 आदमी थे लड़के और एक लड़की भी थी, वो लेके भाग गए। 30,000 देंगे अगर कोई, हमें बस जोजो ही चाहिए बस, और कुछ नहीं, बस पैसे बाहर में जाए, हमें जोजो चाहिए। जोजो के मालकान के असर रसूख का असर है या इनाम की लालच? बड़ी बड़ी वारदातों पर टस से मस ना होने वाली पुलिस भी जोजो की तलाश में निकल पड़ी है। ये एक व्हाट्सएप चला था कि कुत्ता जो है वो चोरी हुआ है गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 7 से, तो हम घर वालों से मिले, उन लोगों ने बताया कि हमारा हुआ, तो इंशाअल्लाह ताला कुत्ता भी तलाश करते हैं। नूरजहां लाशारी के खानदान के साथ नैना और इसके बच्चों की जिंदगी भी जोजो की वापसी के बगैर मामूल पर आती नजर नहीं आ रही। नैना के नैना और उनके बच्चे जोजो को ढूंढ रहे हैं, मगर अब तक इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। जोजो इज हेयर, जोजो मिल गया है। जोजो आ जा इधर। जोजो का जो फेवरेट टॉय है ना, वो जब नीचे गिर जाता है जोजो उसको लेने जाता है। तो ठीक है जी, जोजो मिल चुका है, ये बड़ी अच्छी खबर आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं। जोजो कम बैक, कम अप। अच्छा, जोजो अपना टॉय लेकर आएगा, ठीक है जी। जोजो का फेवरेट टॉय था ये। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है जी। तो ये जोजो बड़ी मुश्किल से मिला है, और जब जोजो मिला तो उसके जो चाहने वाले थे वो बड़ा खुश हो गए, उनके चेहरे खिल उठे। तो आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, जोजो ने तो किया ही है, नूरजहां लाशारी साहिबा ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, मुबारक हो बहुत बहुत कि ये जोजो आपको मिल गया। ये वापस आपके पास भेजना। जोजो आ जाओ, थैंक यू बेटा। आ जाओ जोजो। चलो ठीक है जी, ये मुझे बताएं कि जोजो गुम जो हुआ उसके बाद कितने दिन बाद मिला और कैसे मिला, ये जरा कहानी हमें सुनाएं। बेटा ये जब गुम हुआ था ना, 10 दिन के बाद हमें मिला ये। 10 दिन बाद? 10 दिन में तो हमने देखा कि रो रो के आपने बुरा हाल कर लिया। हाँ। खाना पीना आपने छोड़ दिया, घर वाले एक दूसरे से छुप छुप कर रो रहे थे क्योंकि सबको जोजो से प्यार बहुत था। फ्राइडे को गुम हुआ था, 28 तारीख को। 28 को? हाँ, तो फिर ये संडे को यहाँ इस तरह मिला दूसरे। अच्छा, अब सुनाए कहानी, मिला कैसे? अच्छा, ये खोया किसी को नहीं। वो तो हमने देखे, रिपोर्ट में भी दिखाया, अच्छा। सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया। ये मेरे बेटे का, मेरे गाड़ी खराब हो गई थी, वो बनाने गया था। अच्छा। वहाँ बनवाने शोरूम पे, तो वहाँ पर वो सबको यही बता रहा था कि मेरी अम्मी छुप छुप के रोती है हम लोगों से, और जोजो उसको इतना याद आता है, अभी पता नहीं क्या हो रहा है। तो उन लोगों ने कहा तस्वीर दिखाओ, फिर वहाँ पर एक लड़का खड़ा था, शोरूम पे काम कर रहा था। तो उसने जब तस्वीर देखी तो उसने कहा मैंने 1 हफ्ता पहले ना इसको मैंने देखा है गुलिस्तान जोहर के वहाँ भिटायाबाद की तरफ। अच्छा। यहाँ दरवाजे के बाहर से। तो मेरे बेटे ने कहा आप हमें बताओ कौन सा घर है, हम आपको पैसे देंगे जो रखिए इसके लिए। फिर उसने कहा मैं आपको घर दिखाऊंगा, फिर मैं चला जाऊँगा। तो मेरा बेटा अपने दोस्तों को लेके 2 गाड़ियाँ भर के वहाँ पर गया। फिर दरवाज़ा खटखटाया उनका, तो उनकी वाइफ थी, वो बाहर निकली, ऐसे कह रही थी। मेरे बेटे ने कहा आपके यहाँ से काम है, मैं उसका दोस्त हूँ। उसने कहा नहीं वो नहीं, उसका एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम लोग हॉस्पिटल गया है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं इधर ही खड़ा हूँ, मैं इसको मुझे मिलना है। फिर वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, फिर 5 मिनट में नहीं गुजरे, मेरा बेटा थोड़ा साइड पे हो गया, तो वही आदमी आ गया जो जोजो के ले गया था। सही सही। तो अपने बच्चे के साथ फिर मेरे बेटे ने कहा कि हम लोग ये इस तरह के, वैसे पुलिस वाले हैं हम लोग, और ऐसे सादे लिबास में आए और ये इसको निकालो, तस्वीर दिखाई आपके घर पे है। अच्छा। तो वो पता नहीं उसको क्या हो गया कि बस पकड़ के ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, बस पाँव पे पड़ गया मेरे बेटे के, भाई गलती हो गई, मेरी बेटी को पसंद आ गया था इसलिए हम लोग लेके गए, और मीडिया पे बात आ गई ना, तो हम इसको बाहर में निकाल रहे थे। तो फिर मेरे बेटे ने कहा कोई बात नहीं, हमें बस जोजो दे दे। फिर उसने ज़ोरी ज़बरदस्ती उसकी बीवी और वो कि आप हमारे घर चलो, हमारा घर तो देखो। तो उसका जैसे अल्टो बेटा गाड़ी होती ना, इतना ही बस वो 4 पाई रखी हुई थी, और 10-12 बच्चे नीचे ऊपर नंगे, पता नहीं किस तरह के, वो गरीब लोग थे, बहुत गरीब थे, और इतनी सी खिड़की थी उसमें इसको छुपा के रखा था। और ये एसी के बगैर रखता भी नहीं है, और 24 घंटे में 2 चिकन की वो खाता है पीस। अच्छा। वो भी मैं उसके पीछे पीछे भागती हूँ, और यही सोचती थी पता नहीं इसको दिया होगा नहीं दिया होगा। जैसे माएँ बच्चों के पीछे भागते हैं, खा ले खा ले खा ले।
3 दिन जरा तो अपने घर का बिल्कुल, फर्क जब मैं समझा खाना रहे हैं। खाती थी ना, बस यहाँ तक आता था ने वाला, कहती थी पता नहीं मेरे जोजो ने कुछ खाया, और फिर मैं रो रो के अपने कमरे में चली जाती थी। अब मुझे बताएं, जब फिर बेटा जोजो लेकर आया तो क्या जब लेने जा रहा था तो बताया था कि कुछ भी नहीं बेटा, वो तो बताया गाड़ी नहीं था? बनवाने गया था। अच्छा। ऐसे आ गया शाम को, कर अम्मी आओ इधर आओ, तो मैंने कहा क्या है, क्या मैं किचन में थी, ऐसे ही खड़ी अच्छा। थी, वैसे टेंशन में, परेशान में, सर यूं चकराता था, और कोई किससे बात भी नहीं करता था, जैसे दुनिया एक जगह बस थम गई हो 10 दिन। अच्छा। कोई काम नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता, बस खाना दोपहर का ही बनाती थी, वो पता नहीं किस तरह बनाती थी। और मीडिया पे स्पेशली समा पे जब ये हाँ, उन लोगों ने बहुत रिपोर्ट अच्छी चला, कवरेज की जी। हाँ, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि खानदान से, जानने वालों से फ़ोन आया हूँ कि बहुत परेशान है आप, होता है फिर बहुत calls बहुत, आते? सब बच्चे परेशान, महल्ले वाले परेशान, सब परेशान थे। किसी ने ये नहीं तो कहा जब कि- मैंने इसको देखा ना, मेरे बेटे ने कहा अम्मी जोजो आया, मैंने कहा कहाँ, पागल हो, झूठ क्यों बोल रहे हो? अच्छा, वैसे आपको मैं यकीन मर नहीं रही आया? हूँ। नहीं, वो सामने था बिल्कुल, फिर भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतना मेला गंदा, पता नहीं क्या था, बिल्कुल काला। फिर आपने फौरन से कहा चल भाई बाथो टाइम। नहीं, हाँ, फिर इसको मैंने न लाया। पहले प्यार किया, मुझे पहचान भी नहीं रहा था। पहचान नहीं रहा था नहीं, आपको? मैंने कहा रो रो के हम लोग मर गए और तुम पहचान। इतनी मेहनत की, इतना खिलाया पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, जवान किया, वैसे वो पहचानता ही नहीं है। अब पहचान गया ना साथ आराम से। बस इसी तरह घर पे भी इसी तरह होता है। अच्छा, तो नीचे ये वाहिद आपका पेट है या इसके अलावा भी है? ये लाए थे, फिर ये दिन रात रोता रहता था। फिर अच्छा। मेरी बेटों ने कहा कि इसकी ना वाइफ लेके आए, फिर शादी की आपने इसकी? फीमेल वहाँ से फिर लाहौर से हमने मंगवाई, वो भी सिटजू की। लाहौर से ब्याह के लाए आप जी। इसकी दुल्हन? जी, वहाँ से मंगवाई थी, फिर इनके 3 बच्चे भी हुए। अच्छा, तो अभी इस घर में ये 5 हैं? जी जी। तो इसका मतलब है एक गुम गया, 4 तो थे, फिर भी रो रही नहीं, लेकिन ये बहुत पागल सा है ना। इससे और प्यार इसके बहुत बच्चे बिल्कुल ज्यादा। इसी तरह है। सारे एक जैसे ही हैं? हाँ, मेरी बेटियां कहती थी अम्मी वो चला गया तो 3 आपको देके गया ना, तो मैंने कहा ये मैं क्या करूँ, मुझे अपना ही चाहिए, पागल। ये पागल वाला चाहिए था आपको जो मस्तियां बहुत करता है। अच्छा, जोजो को आपने बताया कि 2 चिकन की बोटियां खाता है। जोजो को और क्या पसंद है खाने पीने में? बस बेटा और कुछ भी नहीं खाता, बस वही चिकन खाता है। अच्छा, ये बताएं बहुत कि कोशिश की लेकिन नहीं खा रहा कुछ भी। सही है, ये जो पालतू जानवर होते हैं, ये पालतू जानवर से मालिक का प्यार, ये दोस्ती, ये मोहब्बत, इससे आपकी अपनी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीली होती है, क्या बदलाव होता है? ये ना बच्चे बड़े हैं मेरे माशाल्लाह से, सुबह कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है। अच्छा। फिर ये मैं इससे बातें करती थी ना, पहले तो मुझे पसंद नहीं था कि घर में जानवर। अच्छा। कौन, इस 24 घंटे इनको देखना पड़ता है, 24 घंटे। तो अब तो 5 हो गए माशाल्लाह से। तो फिर ना मैंने बच्चों को, बेटे को कहा मुझे नहीं चाहिए, वो खुद लेने आए थे अपने लिए, लेकिन कोई संभालता नहीं, मैं ही संभालती हूँ। अच्छा। तो फिर मैं इनसे बातें करती थी, ये बच्चे इनके खेलते हैं, उनको देखती रहती हूँ, जैसे अपने जैसे घर के फर्द हो ना बच्चे, इसी तरह मुझे ये बच्चे लगते हैं। तो घर में सबसे ज़्यादा प्यार आपको किससे है? सबसे। नहीं, कोई एक। सबसे ज़्यादा प्यार घर में किससे है आपको? अब तो इससे हो गया। अच्छा, एक बेटा आपका और बेटियां? 6 बेटियां। 6 बेटियां हैं और एक बेटा है, लेकिन प्यार सबसे ज्यादा आपको जोजो से है। हाँ, वो तो बस बड़े हैं ना, वो मुझे संभालते हैं। अच्छा। और मैं इसको, इन लोगों को संभालती हूँ। ये जानवर हैं ना बेचारे, वो तो मुझे संभालते हैं। अच्छा, आपका एक गिला भी है ना कि वो बाहर चले जाते हैं, वो घूमते फिरते रहते हैं, तो मैं इनसे बातें करती माँ रहती को हूँ। टाइम नहीं देते? नहीं, टाइम देते हैं, अच्छा। लेकिन अपने काम से जाते हैं ना इधर उधर। सही। हाँ, बेटियां भी 3 की तो शादी हो गई। माशाल्लाह। तो अब नवासियों वाली हैं? जी। वो भी इनसे प्यार इसी तरह से सब करते हैं? सब अच्छा। वाले वाले सब तो रिश्तेदार। कभी कहीं जाना? लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। अच्छा। और हर वक्त लड़ाई होती है हम दोनों की। वो कहते हैं निकालो इनको बाहर। तो फिर ये, खैर वो सही कहते हैं ना, घर में चलती औरत की है यही बात है, चलती आपकी है। मैंने कहा मैं निकल जाऊंगी, इसको नहीं निकालूंगी। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, तू भी रहते हैं, भी रखने हाँ ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कहीं जाती हैं जब फैमिली में कहीं पर, मोहल्ले में कहीं पर, दोस्त किसी के घर अगर जाएं तो क्या इसको साथ ही लेकर जाती हैं? आजकल तो कोरोना की वजह से कहीं जाते भी नहीं है। और अपना फार्म हाउस है, वहाँ पर जाते हैं, इनको ले जाते हैं। अच्छा, लेकिन अदरवाइज कहीं शॉपिंग करने जाएं तो क्या जोजो साथ जाता है? कभी कभी ले जाते हैं, सब इनको प्यार करते हैं। अच्छा, जोजो की सबसे ये अभी मैं गई थी ना वहाँ लकी वन में गई थी, तो निशात वालों की दुकान पे लड़के वहाँ के 2 आ गए और मुझे मास्क पहना हुआ था। अच्छा। 1 हफ्ता पहले तो कह रहे आंटी आपको जोजो मिल गया। मैंने कहा बेटा आप लोगों ने कैसे पहचाना मेरा जोजो खोया हुआ है? वो बच्चा लेके गए, अम्मी आप मायूस रहती हो ना, चलो आपको घुमाने चलते हैं। तो फिर उसने कहा कल मीडिया पे आया था, समा पे इतनी बड़ी रिपोर्ट आई थी और आप आती हैं बच्चों के साथ, हम पहचानते हैं।
तो आंटी को पहचान लिया? और बाजार में भी परसों गई थी, सबने पूछ रहे थे कि वो जोजो मिल गया, जोजो मिल गया, हम देखा था आप लोग। अब आप जहाँ भी जाएंगे लोग मुबारकबाद देंगे। पहले अफसोस की कॉल्स आ रही थी, पहले वो कॉल करके कह रहे थे कि कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, जोजो मिल जाएगा, लेकिन अब चूंकि जोजो मिल चुका है बहुत इतनी खुशी हो रही है जैसे हर दिन जैसे ईद का दिन लगता है। और इनको देख देख के मैं पता नहीं इतना खुश होती हूँ। अल्लाह ने इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जानवर पैदा किए। क्या बात है। ये जोजो वैसे कहाँ से आया था? ये मेरे बेटे का दोस्त था, उसने कहा था कि मेरी अम्मी को इस्तेमा है, वैसे मुझे भी इस्तेमा है। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा इसको निकालो, तो आप इसे रख दो। सही है, आजकल की दोस्ती देखो क्या है। तो फिर ये मैंने कहा मैं खुद बीमार हूँ, मैं कैसे इसको संभालूंगी। तो उसने कहा नहीं अम्मी इतना अच्छा है, बस ऊपर छत पे बैठा रहेगा, नीचे आएगा भी नहीं। सही। और ऊपर तो गया भी नहीं अभी तक, 2 साल हुए इसको। नीचे से ऊपर ही नहीं गया। तो फिर ना 15-20 दिन हमने रखा। जब सबका दिल इस पे आ गया ना, तो उसके दोस्त ने कहा हमें पैसे दो, 60,000 दो, नहीं तो जोजो वापस करो। तो बेटा सब रोने लगी, हम नहीं वापस करेंगे, नहीं वापस। मैंने बेटे को डांटा, किस तरह की तुम लोगों की दोस्ती है। तो ऐसे फ्री में दिया, और अभी कह रहे कि पैसे दो पैसे दो। फिर हमने पैसे दिए, बच्चा नहीं वो कह रही थी ना। फिर इनके अबू नहीं मेरा वो बहुत नाराज हो रहे थे। निकाल बेटा पता नहीं क्यों मैं जैसे औलाद होती ना, मैं भी इनको इस तरह ही समझती ये हूँ। कितनी खूबसूरत बात है, बिल्कुल बच्चों की तरह उसको पाल रही हैं। जोजो से उनकी मोहब्बत की ये कहानी हमने आपको सुनाई, और वो बहुत खुश है आज क्योंकि जोजो उनके पास वापस आ चुका है। जब ये पालतू जानवर जिससे बहुत प्यार बहुत मोहब्बत हो जाए, वो ज़रा से लम्हे के लिए भी दूर हो जाए, तो देखिए ये क्या हालत होती है। वो हालत हमने आपको दिखाई, और मिलने के बाद उनकी मोहब्बत कैसी है वो भी आपने देखी। तो अल्लाह करे जी दोबारा कभी ना गुमे, आपके पास रहे। अब तो मेरा ख्याल है आप एक लम्हे के लिए भी अपनी नज़र से दूर नहीं करती होंगी। अब सिक्योरिटी हाई अलर्ट है फॉर जोजो। ठीक है, सबकी गार्ड की, मोहल्ले वालों की, सब इसको ख्याल सब बहुत ख्याल है। अब कोई इसको चोरी करने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसे पता अच्छा है। फिर जब वो वहाँ से लेके आया ना, तो फिर मैंने कहा उसको तुम पुलिस के हवाले करो ना। मेरे बेटे को मैंने कहा कहना हम इतने गरीब थे, अब थोड़े पैसे दे दे उनको, मैं देख के अच्छा एक तो उन्होंने जोजो को अगवा किया, रखा छोटी सी खिड़की में, अब वो कहते हैं पैसे नहीं। और इतने गरीब है बेचारे, पता नहीं कैसे वहाँ। मैंने कहा वो बेचते होंगे ना जानवर, अभी ये मीडिया पे आ गया ना, तो इसलिए बाहर नहीं निकाल रहे थे। कहते बहुत गरीब है अम्मी। तो मैंने कहा फिर माफ़ कर दिया हम लोगों ने। चले आप अच्छा काम किया, माफ़ करने वाले को तो अल्लाह भी पसंद करता है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। साथ मौजूद थी आप लोगों का, समाज चैनल वालों का, मुझे बुलाया, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। चले जी बढ़ते हैं आगे। एक और ख़बर है, उससे मुतालिक जिक्र कर लेते हैं। बैरून मुल्क में जवान बेटे के कत्ल के सदमे में जहान फ़ानी से कूच कर जाने वाले अदाकार जमील फ़खरी की आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। उनकी फ़नी ज़िंदगी पर लाहौर से मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पाकिस्तानी ड्रामा अंधेरा उजाला में जमील फ़खरी ने जाफर हुसैन का किरदार इस खूबसूरती से निभाया है जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इससे ड्रामा इंडस्ट्री को भी दबाव मिला। छोटी स्क्रीन के बहुत से यादगार ड्रामों में जमील फ़खरी ने लाजवाब अदाकारी की। उन्होंने बड़ी स्क्रीन के लिए भी काम किया। आपकी मेहरबानी है साहब। वो एक्टर बहुत कमाल का था, और फिर उसके बाद टीवी आपने देखा कि टीवी पर भी प्रमोट हुए, फिल्म में गया, फिल्म प्रमोट हुई। यानी जिस जगह भी वो जमील फ़खरी साहब गए हैं ना, उन्होंने अपने नंबर पैदा किए हैं। जमील फ़खरी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और निगार अवार्ड समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया। उन्हें अपने फनी करियर में बेतहाशा कामयाबियां नसीब हुई, मगर आखिरी अयाम में बेटे की जुदाई का सदमा उठाना पड़ा, और इस गम में वो 9 जून 2011 को खाल के हकीकी से जा मिले। कैमरामैन फयाज उमर के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा लाहौर। आगे बढ़ते हैं, इस्लामोफोबिया की बात करते हैं। दुनिया में इस्लामोफोबिया एक वबा बनती जा रही है। कनाडा में पेश आने वाले वाक़ये के बाद मुस्लिम लाइव मैटर्स सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड रहा। 2019 में न्यूजीलैंड में पेश आने वाली दहशतगर्दी हो या भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी, ये वाक़यात मुसलमानों में तशवीश बढ़ा रहे हैं। कनाडा में मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दी का ये पहला वाक़या नहीं। मगरबी ममालिक में मुसलमानों और उनकी इबादत गाहों को अक्सर निशाना बनाया जाता है। मुसलमानों से नफरत का बदतरीन वाक़या चंद साल कबल न्यूजीलैंड में पेश आया था, जब क्राइस्ट चर्च में जुनूनी दहशतगर्द ने 50 से ज़ायद मुसलमानों की जान ले ली थी। भारत में तो मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई है। हर चंद दिन बाद कोई ना कोई दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आता है।
दिल्ली में मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी की गई। कनाडा में पेश आए हालिया वाक़े पर सोशल मीडिया सार्फिन भी रंजीदा हैं। किसी ने इसे हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ कहा तो किसी ने लिखा कनाडा में मुसलमान महफूज नहीं। एक सारिफ ने लिखा दुनिया को इस्लामोफोबिया से बाहर आना होगा, जबकि एक और सारिफ ने कहा इस्लामोफोबिया भी एक वबा बनती जा रही है। कनाडा में पाकिस्तानी ख़ानदान का कत्ल मगरबी ममालिक में बढ़ते इस्लामोफोबिया की मिसाल है। ये वाक़या सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुसलमान फैमिली के कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मुसलमान ममालिक को इंतहा पसंदी का ताना देने वाले अपना गिरेबान झांकें। कनाडा में पाकिस्तानी नजाद मुस्लिम खानदान पर हमले का सुनकर अफसोस हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े की शदीद मजम्मत की। ट्वीट किया दहशत गर्दी का ये वाक़या मगरब में बढ़ते इस्लामोफोबिया की अक्कासी करता है। दुनिया को मजहबी शिद्दत पसंदी से निमटने के लिए हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान के खदशात की एक और शहादत मिल गई। हर वक्त जो दुनिया के मुस्लिम ममालिक को जो बुनियाद परस्ती का ताना देते थे ममालिक, अब उनको ज़रूरत है कि वो अपने अंदर झांकें और देखें कि किस तरह से इस्लामोफोबिया जो मगरबी इस वक्त मुआशरत है उसमें सरायत कर गया है। मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा पाकिस्तानी नजात खानदान को बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया। उन्होंने शुहदा के घर वालों से ताज़ियत की। ज़रूरत इस बात की है कि सारी इंसानियत के नाते जो है दुनिया के अमन पसंद इन इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के खिलाफ जमा हो जाए। दफ्तर खारजा ने कनाडा में पाकिस्तानी खानदान के कत्ल की शदीद मजम्मत की। तर्जुमान का कहना है आलमी बरादरी को मुअस्सर और जामे हिकमत अमली से इस्लामोफोबिया से निमटना होगा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में कैनेडियन हाई कमिश्नर ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया। इस्लामोफोबिया पर कैसे काबू पाया जा सकता है, वेस्ट को इससे मुताल्लिक क्या करना चाहिए, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने। अल्लामा साहब बेहद शुक्रिया। कल भी हम इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लामा साहब, न्यूजीलैंड का वाक़या हो, फिर ये कनाडा का वाक़या और बर्मिंघम से भी एक वाक़या रिपोर्ट हुआ कि जहाँ पर मुसलमानों को हम देखते हैं कि गालियाँ दी जाती हैं, जान से मारने की धमकी दी जाती है। ये 2 बरतानवी नौजवानों ने गालियाँ दी, जान से मारने की धमकी दी। ये जो वाक़यात हम देख रहे हैं स्पेशली वेस्ट में, और जिस तरह इमरान खान साहब भी कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी कहते हैं कि ये बहुत बड़ा ख़तरा है, इस पर काबू पाना होगा। रहनुमाई कीजिएगा, होना क्या चाहिए, काबू कैसे पाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, 2 चीज़ें हैं जो बड़ी वाज़ेह हैं। एक है मुसलमानों के करने के कुछ काम हैं, एक है सारी दुनिया के मिलने के कुछ काम हैं। जो मुसलमानों के करने के काम है वो ये है कि हम दीन इस्लाम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को, अपने अमाल को सीरत तय्यबा के मुताबिक दुनिया के सामने रखें, ताकि लोग ये जो इस्लाम के हवाले से गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं, इस्लाम का इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के ताल्लुक जोड़ा जाता है, लोगों को समझ आए कि इस्लाम इन तमाम चीज़ों से बरी है। ये तो एक काम है हमारे करने का। दूसरा जो काम है जिसकी तरफ मुसलसल हमारे वज़ीर आज़म जो हैं मोहतरम इमरान खान साहब तवज्जो दिला रहे हैं कि दुनिया जो है वो इस हवाले से आलमी सतह पर कानून साजी करे, और जो लोग इस्लामिक फोबिया है, तौहीन नामुमकिन रिसालत है, बाकी चीज़ें हैं, इस हवाले से जो लोग जो है वो आमाल करते हैं, उनके लिए आलमी सतह पर एक कानून साजी हो जाए, यूएनओ की सतह के ऊपर, और मुस्लिम दुनिया इन उमूर पर मुत्तहिद हो जाए ताकि ये सिलसिला खत्म हो। देखें, ये सिलसिला मुसलसल बढ़ रहा है, यूरोप में भी बढ़ रहा है, अमेरिका में, बरतानिया में भी बढ़ रहा है, और अभी आपने कनाडा में देखा जो बड़ा पुरअमन मुआशरा समझा जाता था, वहाँ पर जो कुछ कल हुआ है, तो इसका मतलब है कि इस पर एक मरबूत और मुनज़्ज़म हिकमत अमली की ज़रूरत है, जिसकी तरफ पाकिस्तान मुसलसल निशानदही कर रहा है। और पाकिस्तान ने OIC के प्लेटफार्म पर एक मुत्तफ़िक़ा और मुत्तहिदा निज़ाम बनाया है, और जो करारदाद OIC ने पेश की है
मैं समझता हूँ अब उसको अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पे लाना होगा और इस मामले को हल करना होगा। ठीक, अलामा साहब, सिर्फ अगर हम इस कनाडा वाले वाक़े को देखें, यूँ तो ज़ाहिर है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था हमें वैसा रवैया नज़र आया जस्टिन ट्रूडो साहब की तरफ से स्पेशली। इस वाक़े की बात मैं इसलिए करूँ कि ज़ाहिर है ये पाकिस्तानी फैमिली थी, तो क्या पाकिस्तान इससे मुताल्लिक मज़ीद बात करेगा इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक? देखिए, ये तो दीन का हिस्सा है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो दीन इस्लाम की जो हकीकी तस्वीर है, जो हकीकी तालीमात हैं, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हकीकी हमारे पास मौजूद है, वो हम दुनिया के सामने बताएं। मैं आपको एक बात अर्ज करूँ कि दुनिया में 1.25 लाख के करीब अंबिया और रसूल आए हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तमाम पहलुओं को अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज करवाया। आप चले कैसे, बैठे कैसे, आपका हुस्न सलूक कैसा था, आपका इखलाक कैसा था, आपकी गुफ्तगू कैसी थी, आपका पड़ोसियों से मामला कैसा था, आपका दुश्मनों से मामला कैसा था, ये महफूज इसलिए कर दिया ताकि क़यामत की सुबह तक लोगों को मालूम हो जाए कि और कुरान करीम को अल्लाह ने महफूज बना दिया। तो जो किताब आई इंसानियत के लिए वो भी महफूज और जो अमली नमूना है वो भी महफूज हो गए। तो अब हम मुसलमानों को चाहिए कि हम दुनिया को बताएं कि ये जो इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ते हैं, इस्लाम के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये है और दुनिया में सबसे बड़ी दहशतगर्दी ये है कि दीन इस्लाम जो अमन सलामती एतदाल का दीन है उसको दहशतगर्दी के साथ जोड़ दिया जाए। तो हमें ये बातें जो हैं, ये इस्लाम की तालीमात जो है, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, इसको फैलाना है, दुनिया को बताना है कि ये जो दीन इस्लाम के नाम पर इंतहा पसंदी फैलाने वाले हैं, दहशतगर्दी करने वाले हैं, इस्लाम इनसे बरी है, मुसलमान इनसे बरी है। और उसके साथ साथ दुनिया को ये भी बताना है कि अगर इस्लामी फोबिया, ये जो एक खौफ फैलाया जा रहा है, ये इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है और उसको रोकना दुनिया की जिम्मेदारी है, खाली मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है, पूरी इंसानियत पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अलामा साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। आपने कहा कि आलमी सतह पर कानून साजी होनी चाहिए और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस्लामोफोबिया का ख़ात्मा करने के लिए अपना किरदार अदा करें, पूरी दुनिया को ये करना होगा। वक्त हो गया ख़त्म नाजरीन, आपसे मुलाकात कल करेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।